नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। और अब अपन चले हैं फिर से अगली क्लास की तरफ। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिख रहा है कि ये कुछ ना कुछ हवा पानी बदला हुआ सा लग रहा है। जैसे कि यहाँ पे हवा पानी, अपने को एक चीज ध्यान देना, मैंने आप लोगों को कहा कि हवा पानी, क्या कहा? कभी भी देखो कोई व्यक्ति बाहर कमाने गया, मारवाड़ी में क्या देशावर गयो, और वो पाछो आ जाए, मन पूछे कि भाई पाछो क्या आयो के वो, तो क्या है, हवा पानी सूट कौन हुआ। यानी कि हवा पानी का मतलब क्या होता है? हवा और पानी, जल और वायु। ठीक है, जल और वायु, हवा यानी वायु और पानी यानी जल। यानी कि वहां के हवा पानी जलवायु कैसी है, वहां की जलवायु कैसी है, तो इनसे संबंधित ये अपना पूरे जो है कॉमन टॉपिक है, सभी के अंदर ये चलता है। जलवायु टॉपिक जो है सभी एग्जाम में, तो जलवायु से रिलेटेड प्रश्न बड़े आते हैं, वर्गीकरण से रिलेटेड आते हैं, शब्दावली से रिलेटेड आते हैं, तापमान, आर्द्रता, विशेषताएं सब से रिलेटेड आते हैं। फिर एक प्रश्नों का लेवल चलता है कॉपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण, थॉर्नवेट के अनुसार जलवायु वर्गीकरण, टी वार्ता के अनुसार जलवायु वर्गीकरण। तो ये वर्गीकरण भी चलते हैं, सामान्य वर्गीकरण तो है ही, इसके अलावा ये वर्गीकरण भी चलते हैं। ठीक है, तो ये सारे वर्गीकरण अपने को पढ़ने पड़ेंगे। साथ ही साथ अपने जितनी जलवायु से संबंधित जानकारी है वो सारी जाननी है। जलवायु क्या है, मौसम क्या है, ठीक है, और मौसम का प्रस्फोट क्या है, फिर अपने जो है वर्षा कैसे होती है, वगैरह वगैरह सब कुछ जो है अपन सब कुछ पढ़ेंगे। जहां से प्रश्न बनता है सभी अच्छी तरीके से याद होने वाला है। चलिए बिना किसी समय को गवाए अपन बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, चलो पहली स्लाइड में चला। देखो, मौसम शब्द की उत्पत्ति मौसम से हुई है। किससे हुई है? मौसम से हुई है। देखो समझना इन चीजों को, ठीक है। इसकी उत्पत्ति हुई है मौसम से, जो अरबी भाषा का शब्द है। और इस मौसम शब्द का मतलब होता है हवाओं का अचानक पलटना। क्या मतलब होता है? हवाओं का अचानक पलटना। अब ये कैसे पड़ा? देखो, अरबी नाविक हुए थे, अरबी शब्द है, तो अरब देश से जो है नाविक आते थे, वो समुद्री मार्ग से आते थे। मान लो अपने भारत आ गए या अपने कोई और दूसरी कंट्री में भी गए वो, तो अरबी जो है नाविक आते थे ना वो, तो उनको समुद्र में जो है बहुत सारी चीजों को जो है फेस करना पड़ता था। तो यानी कि चल रहे सीधे और एकदम से हवाएं पलट गई, तो फिर उनको काफी सारी तकलीफें होती थी। तो इन्होंने फिर उसको जो है शब्द दिया मौसम, और के ये मौसम पलट गया, यानी कि फिर बना मौसम। मौसम अचानक बदल जाता है, तो वहीं से ये शब्द बना है हवाओं का अचानक पलटना, जो होता है अरबी भाषा में मौसम है। अब देखो, मानसून शब्द की जो खोज है वो भी अरबी नाविक ने ही की है। एक अरबी नाविक था, अरबी नाविक, जिसका नाम था हिप्पोलस। क्या नाम था? हिप्पोलस। इसने की है इस मानसून शब्द की खोज। ठीक है ना। और ये जो है अल मसूदी जो था, इसने सबसे पहले अध्ययन किया इन चीजों पे, जलवायु पे, मौसम पे, मानसून पे। अल मसूदी ने सबसे पहले अध्ययन किया। ये कुछ बेसिक चीज है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर अपने देखो जलवायु से संबंधित कुछ शब्दावली चलती है, जिसमें एक तो होता है मौसम, एक होता है ऋतु, और एक होता है जलवायु। जिनमें चीज सारी एक जैसी है, लेकिन समय का फर्क है। ठीक है, किसी मौसम के अंदर अपने क्या ध्यान रखेंगे पता है? मौसम के अंदर अपने को ध्यान रखना है कि ये जो होती है वायुमंडलीय दशा है। कैसी है? वायुमंडलीय दशा। वायु मंडलीय दशा का कुछ, क्या ध्यान रखोगे? वायुमंडलीय दशा का कुछ समय का सम्मिलित रूप। सम्मिलित रूप, इसको क्या कहा जाएगा? मौसम। यानी कुछ समय है, मान लीजिए अभी जो है धूप निकली हुई है और घंटे पर बाद बाहर जाकर देखा बादल हो गए, बरसात हो गई, तो कुछ समय। अब कहते भी है ना लोग, ऐसे क्या पलटते हो? मौसम की तरह। कहते हैं मौसम की तरह पलट गए। मौसम कभी भी पलट सकता है, इसीलिए नाम है ये यहां से पड़ा है, हवाओं के अचानक से पलट जाना, तो मौसम है। यानी कुछ ही समय, दिन में 3 बार मौसम पलट सकता है, 5 बार पलट सकता है, 6 बार, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, फिर देखो ऋतु। ऋतु क्या होता है? यहां पे वायुमंडलीय दशा का ये सब सेम रखना है आपको। यहां पे होता है कुछ माह का, कुछ माह का सम्मिलित
रूप। वो होता है ऋतु, ग्रीष्म ऋतु गर्मी की टाइम है, शीत ऋतु, ठीक है। और ये होता कहां है, एक निश्चित क्षेत्र में उस वायुमंडलीय दशा का, ये ध्यान रखना सभी जगह का अलग अलग होता है ये सारी चीजें, ठीक है। तो वो होता है कुछ महीनों का आ गया तो ऋतु हो गया। और यहां पे आ जाएगा जलवायु के अंदर कुछ साल, क्या आ जाएगा, कुछ साल का, यानी कुछ साल में भी लगभग जो है आप मान के चलो 30 से 35 वर्ष, कि वहां 30 से 35 वर्ष जो है कैसी वायुमंडलीय दशा रहती है, कुछ साल का सम्मिलित रूप। सम्मिलित रूप किसका, वायुमंडलीय दशा का सम्मिलित रूप, ये होता है जलवायु। अब आपको कोई पूछ ले कि भाई मौसम के अंदर, ऋतु के अंदर या जलवायु के अंदर क्या अंतर है, तो आपको पता होना चाहिए मौसम जो है एक दिन में 4 बार बदल सकता है, ऋतु नहीं बदल सकती एक दिन में 4 बार। ऋतु जो है एक साल में 4 बार बदल सकती है, 6 बार बदल सकती है, ठीक है, षड ऋतु पड़ते भी है। जलवायु एक साल में भी नहीं बदल सकती, जलवायु जो है 30-40 साल में बदल सकती है। ये होता है मेन अंतर। यदि ये समझा है आपने, इसको कहते हैं कंसेप्ट, तो आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है बेटा। ले स्क्रीनशॉट, पछे आगे बढ़ा। चलिए अब देखो अपने मेन जो प्रश्न बनते हैं फैक्ट पे आधारित, उन पे अपन चल रहे हैं अब, ठीक है। अब चल रहे हैं फैक्ट पे आधारित जो प्रश्न बनते हैं। देखो राजस्थान की जलवायु कैसी, भारत की पूछे तो उष्ण जलवायु है, कर्क रेखा निकलती है इसलिए उष्ण है। राजस्थान की जलवायु पूछते हैं आप लोगों को, ध्यान रखना उपोष्ण जलवायु, उपोष्ण जलवायु। अब उपोष्ण है, उष्ण भी आप कह सकते हो, लेकिन उष्ण जलवायु स्पेशली कहां होगी, जहां से अपने कर्क रेखा निकलती है, ठीक है। उष्ण स्पेशली कहां होगी, जहां से कर्क रेखा, डूंगरपुर बांसवाड़ा। उपोष्ण जलवायु याद रखो, ये सही है, ठीक है। अब देखो आर्द्रता किसे कहते हैं, यहां पे आर्द्रता लिखा है, यानी कि कोई आर्द्रता कहते किसे हैं वो ध्यान में रखना है। तो आर्द्रता क्या होता है कि सर्दियों के समय, क्या ध्यान रखोगे, नहीं आर्द्रता होती है आपने हवा में मौजूद नमी, क्या होती है, हवा में मौजूद नमी। भाई नमी होगी वही तो आर्द्रता है। बरसात के समय देख लो, बरसात नहीं भी होगी ना तो भी एक पापड़ सेक के रखना, 10 मिनट 15 मिनट बाद वो पापड़ जो है लूला हो जाएगा, लूला समझो ना, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे उसको समेट के जेब में तो दो रुमाल की तरह। नमक होगा, नमक के अंदर पानी हो जाता है, नमक पूरा सा सेंधा हो जाता है ऐसा। तो ये होते हैं किस कारण है, ये हवा में मौजूद नमी के कारण, जिसको कहा जाता है आर्द्रता। क्या कहा जाता है, आर्द्रता। और ओस क्या है, ओस है आप लोगों के सर्दियों में रात्रि के समय जो जल वाष्प की बूंदे होती है ना, क्या ध्यान रखोगे, सर्दियों में रात्रि के समय होगी ओस, दिन में नहीं होगी, क्योंकि दिन में धूप से सूख जाती है। सर्दियों में रात्रि के समय जल वाष्प का पानी में बदल जाना, पानी की छोटी छोटी बूंदें, शबनम कहते हैं जिसको उर्दू में, क्या बोलते हैं, शबनम। आप लोगों ने यदि इरफान पठान की और कमेंट्री सुनी हो मैच देखते देखते, तो ये कहता है अभी शबनम आ जाएगी फिर कैसे खेलोगे, मतलब शबनम कोई लुगाई नहीं है, शबनम है ओस की बूंदें, ठीक है। जल वाष्प का पानी में बदल जाना, में बदल जाना, ठीक है। ये आएगी आपके ओस की बूंदे, छोटी छोटी जो पत्तियों पे अपन को जमी हुई दिखती है। अपने क्रिकेट मैच देखते हैं वो सभी जानते हैं कि ओस क्या है, ठीक है। वैसे दूसरे भी जानते हैं, नहीं देखते वो भी जानते हैं, ठीक है। पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाना। फिर अपने देखो धुंध और कोहरा, थोड़ा सा अंतर है इसके अंदर, ये ध्यान रखना। धुंध में भी देखो जल वाष्प होती है, क्या होती है, जल वाष्प होती है, प्लस इसके अंदर क्या हो जाता है, धूल के कण यदि मिल जाए, क्या धूल के कण मिल जाए तो वो हो जाते धुंध में बदल जाते हैं, ठीक है। और कोहरे के अंदर क्या होता है, कोहरे में देखो जल वाष्प होती है, जल वाष्प होती है, प्लस धूल के कण भी होते हैं, धूल के कण भी होते हैं, प्लस इसके अंदर क्या मिल जाता है, धुआं, क्या धुआं। इसलिए देखना पॉल्यूशन वाली सिटी में कोहरा ज्यादा होता है, ये धुंध है ये कोहरा है। धुंध जो है प्राकृतिक स्थलों पे होती है, जहां पे वनस्पति ज्यादा है वहां धुंध होगी, क्योंकि धूल के कण तो सब जगह मौजूद है। कोहरा है ना ज्यादातर जो है आपके मेट्रो सिटीज के अंदर होता है, क्योंकि वहां पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है तो धुआं मिल जाता है। धुंध के अंदर जो है विजिबिलिटी ज्यादा रहती है, ज्यादा आदमी दूर तक देख पाता है, लेकिन कोहरे में ज्यादा दूर तक नहीं देख पाता, विजिबिलिटी हो जाती है कम। ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जब जलवाष्प और धूल के कण है तो वो धुंध कहलाएगी, ठीक है ना। और कोहरा
जब इसके अंदर धुआं भी मिल जाएगा, और ये घातक है, ये जो है घातक है। इसलिए दिल्ली वगैरह में देखना कई बार रात सुबह के जो है 11-12 बजे तक भी जो है ये कोहरा रहता ही है, कई ट्रेनें लेट हो जाती है। अभी सर्दियों में बहुत ये चीजें हो रही है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में अपने को ध्यान रखना है कि तुषारपात क्या है। तुषारपात जिसको पाला पड़ना भी कहते हैं, ये क्या होती है, जब ये ओस की बूंदे है ना, जब ओस का बर्फ में बदल जाना, ओस का बर्फ में बदल जाना, ये क्या कहलाएगा, तुषारपात कहते हैं। पाला पड़ गया, ये फसलों के लिए सबसे घातक होता है। जब ओस की बूंदें होती है, ओस की बूंदें इतनी घातक नहीं होती, लेकिन वो बर्फ में बदल जाती है, पाला पड़ता है ना, तो फसलों के लिए बहुत खराबी होती है, घातक होता है। ये ध्यान रखनी है अपने को चीजें, ठीक है। ये क्या है, ये सारा कंसेप्ट है आप लोगों के, तो आप लोग जो है आगे कहीं भी नहीं अटकोगे, न सिर्फ सिलेक्शन लेने में, बल्कि आप लोग पढ़ाने चले जाओ तो भी आप अटकोगे नहीं। ये लो स्क्रीनशॉट। एक चीज ध्यान रखना, अपने जो डिजाइनर है, एडिटर, उनका एक चैनल है जीजीडी इनसाइड स्टोरी। क्या है, इनसाइड स्टोरी। उस पे एक्चुअली आप लोगों को इनसाइड कवरेज ही मिलती है, जैसे कहीं गए हैं, कुछ एक्टिविटी है, कोई मिलने आए हैं, कहीं क्या है, जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें जो, क्योंकि स्टूडेंट जो जुड़े होते हैं ना, टच में रहते हैं, तो उस पे वो डालते हैं। अभी इनकी ये जो इनसाइड स्टोरी वाला चैनल है ना, इसकी मेल आईडी हो गई है हैक, मेल आईडी हैक हो गई है। तो अब वो बनाएंगे एक नया चैनल, जिसका मैं लिंक डालूंगा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। जो नया चैनल बनेगा उसका लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा। अभी जो जीजीडी इनसाइड स्टोरी है उसका एक्सेस है पास में, लेकिन वो जो मेल आईडी है ना, उसका एक्सेस नहीं है, तो उस पे जो है वो काम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत परेशान हुए, बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन वो जो है रिकवर नहीं हो रहा है। तो अब नाम इसका यही रखेंगे, उस चैनल का भी, जीजीडी इनसाइड स्टोरी, लेकिन आपको लिंक जो है टेलीग्राम पे डालेंगे, वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। जो भी जुड़े हुए हैं वो उनसे जुड़ जाए, और जो जीजीडी से जुड़े हुए हैं वो इस ऑफिशियल फैन पेज है, ये एक तरह का जीजीडी इनसाइड स्टोरी नाम से ऑफिशियल फैन पेज है, उस पर आप लोगों को जुड़ के सब्सक्राइब कर देना है। और बहुत सारी चीजें जो आप लोगों की अनदेखी होती है, अनछुई होती है, वो सब जो है आप लोगों के टच में रहता है, बॉन्डिंग बढ़ती है उससे, तो वो ध्यान रखना, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने बीच में आप लोगों को जानकारी दी है, तो ये अपने को ध्यान में रखनी है चीज, ठीक है। चलिए मैं लिंक दे दूंगा इसका टेलीग्राम पे, तो ध्यान रखना, ठीक है। अब ले इसका स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भाई जलवायु है, हवा पानी है, कुछ ना कुछ तो प्रभावित करेगा, तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अपने को समझने बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने ये देखो कि राजस्थान है ना, डायरेक्ट समुद्र के टच में नहीं है, ठीक है। एक तो क्या है, अपने कच्छ का रण है, कच्छ की खाड़ी है। एक तो क्या है, कच्छ की खाड़ी, ठीक है। और एक है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, ये पहले समझ लो। अब ये दोनों के दोनों किसका हिस्सा है, अरब सागर का, अरब सागर। इस तरफ अपने अरब सागर है भारत के, और उस तरफ है बंगाल की खाड़ी। और अरब सागर के देखो, ये गुजरात वाला जो क्षेत्र है ना, ये जैसे कि मुंह खोला हुआ है किसी जानवर ने, है इस तरीके का क्षेत्र है। तो ये इसके अंदर जो ये जो है गल्फ ऑफ कच्छ, ये वाला जो क्षेत्र है, ये है आप लोगों के कच्छ की खाड़ी, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है, ये गल्फ ऑफ खम्बात कहलाता है, ये है आप लोगों की खम्बात की खाड़ी। ये हमेशा ध्यान रखना, कई बच्चों को ध्यान नहीं होता, वो एक ही समझते हैं क्या ये एक ही है, एक नहीं है। ये कच्छ है, कच्छ वाला क्षेत्र है, ये खम्बात वाला क्षेत्र है, ये दोनों अरब सागर का ही हिस्सा है। लेकिन इस तरफ वाला जो हिस्सा है, ये अपने खम्बात की खाड़ी कहलाता है, ये कहलाता है कच्छ का रण। इसका इस तरफ वाला क्षेत्र, ये जो कच्छ जिला भी है यहाँ पे, ये इसका ये मरुस्थली जो भाग है, ये कच्छ का रण कहलाता है, और ये जो है आप लोगों के कच्छ की खाड़ी कहलाती है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है दोनों ही, ठीक है ना। अब देखो, ये राजस्थान से ज्यादा पास पड़ती है कच्छ का रण, यहाँ पे अपन देखेंगे भी, कच्छ की खाड़ी जो है ये 225 किलोमीटर ही है, और खम्बात की खाड़ी जो है वो 275 है। एक बार मैं पढ़ा रहा था, मैंने समझाया कि खम्बात की खाड़ी 275 किलोमीटर है अपने ये राजस्थान से दूर, और कच्छ की खाड़ी जो है वो 225 किलोमीटर दूर है। जैसे कि यहाँ पे बता रखा कि होशियार टाबरा ये दोनों आपस में जोड़ लियो, ठीक है। और जबकि कर्णों के आपस में बतायो कि अरब सागर जो है वो अपार 400 किलोमीटर दूर है, क्योंकि ये कच्छ का रण और ये सारे, अब यहां से सीधी दूरी अरब सागर की निकाले
वो अपने 400 किलोमीटर। वो उन्होंने क्या किया, होशियार टावर होते हैं ना, इसको और इसको जोड़ दिया और क्या गुरुजी 400 हल हो रही हो तो इसको और इसको जोड़ने की कहां आवश्यकता है, दोनों सेपरेट है ना, इनको और इनको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अरमान मलिक की 2 बीवियां हैं, दोनों सेपरेट है, 2 जिस्म एक जान नहीं हो सकती, दोनों जिस्म अलग है, दोनों जान अलग है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज दोनों ही अलग है थे, मतलब जोड़ दो पच के गुरुजी नहीं हो, अरे हुई कटूं टाबर जने तो कहना पड़ा टाबर, इसलिए पहले ही क्लियर कर दिया, क्योंकि ये जहां पे ठोकरें लगती है वो हम पहले ही बता देते हैं, ठोकर खाओ अपाड़ा खाओ, बींगे बाद में भी पूछो गुरुजी नहीं हो रही हो क्या करा, अरे हुई कटूं काली जालर बिने के थाने नहीं को वो जी को जोड़े नहीं बिन को, जटे जोड़नो जटे गुणा करनो बड़ी करनो हर जगह नहीं जुड़े, ठीक है। चलिए देखो, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहली चीज अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति। यह प्रश्न कैसा बनेगा, प्रश्न बनेगा कि निम्न में से कौन सा कारक जलवायु का है जो प्रभावित करता है या नहीं करता है, ये ऐसे प्रश्न बनते हैं, कूट वाले बन जाते हैं। तो देखो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति, आप लोग ही दिमाग लगाओ, क्या करेगी, बिल्कुल करेगी। ये विषुवत रेखा है, इसकी इस तरफ चलते जाओ, आप लोगों के जो है तापमान में कमी होगी, बर्फ जमती जाएगी, तो प्रभावित करेगी, बिल्कुल ही करेगी। देशांतरीय स्थिति भी करेगी, सूरज की किरणें जो है किस तरफ अपने जो है जैसे पूर्व से पश्चिम की तरफ घूम रहे हैं, तो फिर वहां पे भी जो है प्रभावित करती है, तो ये बिल्कुल ही आप लोगों के प्रभावित करेगी। अरावली पर्वत श्रेणी की दिशा, आप बताओ ये प्रभावित करेगी या नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। अरावली पर्वत जो है इस दिशा में बढ़ रहा है, इसमें बरसात में अपन बिल्कुल बढ़ेंगे। अब अरब सागरीय जो है मानसून उठता है, ठीक है, उसमें भी जो है अपने दक्षिण पश्चिमी मानसून है, अब वो अरब सागर का मानसून अलग आता है, अपने बंगाल की खाड़ी का अलग आता है। अरब सागरीय मानसून आता है, ये ऐसे दन दनाता हुआ चला जाता है, अरावली जो है इसको टाटा बाय बाय कर देती है, बीच में रोकती नहीं है, ठीक है। और यहां से जो बंगाल की खाड़ी का आता है, तो अरावली कहती है जाता किधर है, ए भैया कह रोक यहीं पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है आडी काल दे, और यहाँ पे फिर इसको बरसना पड़ता है कि पहले खाली कर जितना माल लाया है, उसके बाद में आगे जाना है, तो प्रभावित अरावली करती है, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है। थार मरुस्थल का प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि मरुस्थली भाग है, वनस्पति नहीं होती, वनस्पति नहीं होने से वर्षा कम होती है, शुष्कता रहती है, गर्मी रहती है, गर्मी रहती है, जलवायु प्रभावित होगी, हो गई। समुद्र तट से दूरी करेगी प्रभावित, क्योंकि देखना समुद्री तट के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं वहां उमस रहती है, ह्यूमिडिटी बोलते हैं जिसको, ठीक है, उमस रहती है, मौसम ऐसा होता है चिपचिपा बिल्कुल से, मतलब वहां के तो मतलब जीवन ऐसा होता है ना, उनको सर्दी गर्मी का कोई मजा ही नहीं आता, सिर्फ उमस ही रहती है हमेशा, ठीक है। अपने तो जैसे मतलब गए हो ना तो भागने की करते हैं वापस कब जाए, क्योंकि उमस वाला मौसम किसी को पसंद नहीं आता है, तो ये यहाँ पे दूरी प्रभावित करती है। अब देखो बंगाल की खाड़ी से दूरी राजस्थान की बहुत है, 2900 किलोमीटर है, क्योंकि वो कहाँ है, कोलकाता बंगाल की तरफ है, और ये अरब सागर से कम है, 400 किलोमीटर ही है। इसके भी 2 भाग है, जिसमें 275 किलोमीटर खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी 225 किलोमीटर, और दोनों ही चीजें मैंने आपको मैप से क्लियर कर दी। समझ रहे हो, समझ रहे हो, ये चीजें समझने की है। हाँ, ध्यान जो है यही, तुम पता है मुझे जब क्लास प्रीमियर पे चलती है ना, तो कोई पुष्पा को ढूंढता है, कोई पुष्पा को ढूंढती है, ठीक है, तो ये नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। तुम्हारा पुष्पा मैं ही हूं, ठीक है। हाँ, सिखाऊंगा मैं, पार लगाऊंगा मैं। और आजकल वो मन में मत रखना झुकेगा नहीं साला, झुकना तो चाहिए वैसे समय समय में, क्या है, क्योंकि घास के अंदर देखो झुकने की प्रवृत्ति होती है, तो वो जो है कैसा भी तूफान आ जाए कुछ भी आ जाए वो टूटती नहीं है, और जो झुकेगा नहीं तो फिर वो टूटेगा। तो देखो पिक्चरें देखो जरूर, लेकिन जो है उसको बिल्कुल जो आत्मसात करने वाली सारी नहीं होती चीजें, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए, धरातल की ऊंचाई प्रभावित करेगी, मुझे बताओ, तो धरातल की ऊंचाई करेगी, क्योंकि ऊंचाई पे जितने जाओगे उतनी जो है तापमान में गिरावट आएगी। 165 मीटर ऊंचाई पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरता है, ठीक है, तो ये प्रभावित करेगी। मानसून और चक्रवात सीधी बात है, मानसून चक्रवात तो डायरेक्ट प्रभावित करे कि चक्रवात आएगी, तूफान आएगी, मौसम बिल्कुल चेंज, ठीक है, प्रभावित करती है। वनस्पति और मृदा ये भी करती है, क्योंकि जहां मृदा अच्छी होगी वहां वनस्पति अच्छी होगी, और वनस्पति अच्छी होने पे बरसात ज्यादा होती है, वर्षा ज्यादा होती है, वर्षा को आकर्षित करती है। वनस्पति ज्यादा होने से जो है ठंडक भी रहती है, तो ये भी प्रभावित करती है। धरातल और उच्चावच ये प्रभावित करते हैं बिल्कुल, क्योंकि धरातल और उच्चावच से क्या है, वही ऊंचाई और वो वाला बैठ जाता है। जहां पे मान लीजिए कि रेत है ज्यादा, तो रेत की प्रकृति क्या होती है, गर्म भी जल्दी होती है, ठंडी भी जल्दी होती है, जैसे जैसलमेर हो गया,
ठीक है, वहां पे ये फलोदी हो गई ये, और पत्थर है, पहाड़ है, तो वो भी देखो गर्म होते हैं, तो उससे हीट जो है ज्यादा निकलती है, तो ये भी प्रभावित आप लोगों के करते हैं। ये समझनी सारी चीजें जरूरी थी, बाकी याद आपको सीधे सीधे कारण ही ऐसे ही करने हैं। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखो अब जलवायु की विशेषताएं, अपने राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं क्या क्या है। अब राजस्थान की जलवायु कैसी है, अपने अभी पड़ा उपोष्ण है, और यदि डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले की देखोगे तो कैसी है, जहां से अपने कर्क रेखा गुजरती है वो है उष्ण। यानी अपने राजस्थान के अंदर ज्यादातर जो है जलवायु वो शुष्कता लिए हुए है, क्योंकि अरावली के इधर इधर अपन देख लो पश्चिम की साइड, यहाँ वर्षा कम होती है, शुष्कता ज्यादा है, तो अपने यहाँ की प्रधानता क्या है, शुष्कता की प्रधानता है। सामयिक और अपर्याप्त वर्षा है अपने यहाँ। देखो ज्यादातर पिक्चरों में भी आप देखोगे ना, तो राजस्थान का जहां पे चित्रण करेंगे तो वो ऐसे ही बताएंगे, दोहरे हैं और पानी की कमी है वगैरह ये। हालांकि आजकल तो जो है परिवर्तन हुआ है, पिक्चरों के अंदर बात कर रहा हूं, यहाँ पे तो और भी चीजें हैं, लेकिन वो बताते नहीं थे, फिल्मांकन करते नहीं थे। अब तो वो भी फिल्मांकन भी, उसमें भी परिवर्तन देखने को मिला है, लेकिन फिर भी अपने यहाँ पे जो है सामयिक वर्षा या अपर्याप्त वर्षा होती, जितनी चाहिए क्षेत्रफल के अनुसार उतनी होती नहीं है। और सामयिक है, सामयिक का मतलब है कि हो भी जाए नहीं भी हो। अपने यहाँ पे कृषि को इसलिए मानसून का जुआ भी कहा गया, मानसून आई तो होगी अच्छी कृषि, नहीं आई तो नहीं हुई। वर्षा की असमानता ये वही कारण है। तापमान की अतिशयता है, तापमान बहुत ज्यादा रहता है अपने यहाँ, ठीक है, और जैसे चूरू वगैरह जाओगे तो ठंड के समय में ठंडे भी बहुत ज्यादा होंगे, तो अतिशयताएं हैं। भिन्न जलवायु प्रदेश है, तो अपने यहाँ राजस्थान के अंदर भी ये चीज देखने को मिलती है। उत्तर की तरफ चले जाओ श्रीगंगानगर वगैरह, तो वहां पे क्या होगा, ठंडक ज्यादा देखने को मिलेगी। पश्चिम की तरफ चले जाओ शुष्कता ज्यादा देखने को मिलेगी। अपने दक्षिण पूर्व की तरफ चले जाओ आर्द्रता ज्यादा देखने को मिलेगी। तो क्या है, भिन्न जलवायु प्रदेश यहाँ पे अपने पाए जाते हैं। ये सारी की सारी विशेषताएं हैं अपने जलवायु की, ठीक है। अपने यहाँ राजस्थान जो जलवायु पाई जाती है राजस्थान के अंदर उसकी, और आप लोगों को एग्जाम में ये सीधे पूछा जाता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ये सारी की सारी चीजें जो है डायरेक्ट पूछते हैं और कंसेप्ट वाले सवाल बनते हैं इनसे, इसलिए मैं पहले इनको समझाया आप लोगों को। ये समझ में आ गई तो फिर अपने गाड़ी आगे अटकने वाली नहीं है। लियो स्क्रीनशॉट। ठीक है टाबरा, अब देखो बेटा आगे राजस्थान में तापमान, टेम्परेचर। अपने ज्यादातर यही समझ लेते हैं कि जलवायु यानी टेम्परेचर ही पढ़ना है, ऐसे ही नहीं होता। जलवायु यानी कि टेम्परेचर भी पढ़ना है, आर्द्रता भी पढ़नी है, वर्षा भी पढ़नी है, विभिन्न वर्गीकरण भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। अब देखो अपने सबसे पहले ध्यान रखो तापमान मापने का यंत्र क्या है, तो ये बहुत बार पूछा भी जाता है, ठीक है। थर्मामीटर क्या है, तापमान मापने का यंत्र, इसको क्या बोलते हैं, थर्मामीटर बोलते हैं, ठीक है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है, देखो चाहे 41 जिले हो, चाहे 50 हो, चाहे 55 हो, चाहे 75 हो, कितने ही हो, इनमें कोई चेंजेस नहीं आया है, ठीक है। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला जो है ना वो चूरू है। कौन सा है, सर्वाधिक गर्म जिला राजस्थान का कौन सा है, चूरू है, क्योंकि ये गर्म भी जल्दी होता है, ठंडा भी जल्दी होता है। सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है, वो भी आप लोगों के चूरू है। क्या सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है, ये भी आप लोगों के चूरू ही है, क्योंकि ये गर्म भी जल्दी होता है और ठंडा भी जल्दी होता है। सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा रहता है, तो देखो जेठ महीने री गर्मी हर कोई से निव है, तो जून जो है सबसे गर्म रहता है। सर्वाधिक ठंडा महीना अभी जो चल रहा है वही है, देख लो शीतकालीन अवकाश बढ़ाने पड़ते हैं ना, जनवरी में ही बढ़ाने पड़ते हैं। शीतलहर का प्रकोप सबसे ज्यादा जनवरी में ही होता है। सर्वाधिक गर्म स्थान पूछे, स्थान जिला नहीं स्थान, स्थान पूछे तो ध्यान रखना फलोदी, ठीक है, स्थान पूछे तो फलोदी। सर्वाधिक ठंडा स्थान पूछे तो माउंट आबू हिल स्टेशन, माउंट आबू आप लोगों के सर्वाधिक ठंडा स्थान है, ऊंचाई पे बहुत है, अपने हिल स्टेशन है ना। राजस्थान का तो शिमला है। अब देखो सर्वाधिक वार्षिक तापांतर सबसे ज्यादा कहां होता है, क्या आपने ध्यान रखना है, ये तो सारी चीजें हैं सामान्य। अब वार्षिक तापांतर आप समझ लो कि सर्वाधिक वार्षिक तापांतर जो है वो कहां पे, देखो वार्षिक और दैनिक अलग अलग चलेगा, ये पहले चीज ध्यान में रखनी है अपने को कि वार्षिक और दैनिक जो है अलग अलग चलेगा। वार्षिक का मतलब है वर्ष का तापमान, यानी कि सर्दी में जो है वो बहुत ज्यादा ठंडा हो और गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म। तो चूरू को अपन ने पढ़ा है, इसके लिए क्या पढ़ा है, चूरू अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये जो है सर्दी में बहुत ज्यादा ठंडा रहता है और गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म रहता है।
सबसे कम वार्षिक तापांतर कहाँ है? तो डूंगरपुर। अब ये किस लिए है ये भी समझ लो, क्योंकि यहां से अपने निकलती कर्क रेखा, तो यहाँ की जलवायु कैसी होती है? उष्ण, यानी कि एक तरीके से विषुवत रेखा पे कैसी उम्मस वाली होती है ना, वैसे यहाँ की जलवायु उष्ण, तो यहाँ पे तापांतर के अंदर ज्यादा अंतर देखने को नहीं, ताप के अंदर ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर, यानी कि दिन में तो हो जाए बहुत ज्यादा गर्म और रात में हो जाए बहुत ज्यादा ठंडा, वो प्रकृति होती है रेत की, तो ये होगा आप लोगों के जैसलमेर। ये क्या होगा? जैसलमेर। ठीक है। अब देखो सबसे कम दैनिक तापांतर, न्यूनतम के अंदर आप लोगों को डूंगरपुर ही ध्यान में रखना है, डूंगरपुर ही ध्यान में रखना है। और औसत वार्षिक तापमान कितना है राजस्थान का? 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 38 डिग्री सेल्सियस। ये सारी चीजें तापमान से रिलेटेड आप लोगों को ध्यान में रखनी ही रखनी है। ठीक है टाब्रो, ले स्क्रीनशॉट, लो स्क्रीनशॉट। सर्वाधिक अपने वार्षिक तापांतर चूरू, एक तो ये ध्यान रखना है सर्वाधिक वार्षिक तापांतर चूरू, और एक ध्यान रखना सर्वाधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर, सर्वाधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर। ठीक है, ये सारी चीजें अपने को ध्यान में रखनी ही रखनी है। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं अपन आगे। देखो अब जो है अपने आर्द्रता की तरफ चलते हैं। आर्द्रता क्या है? अभी मैंने बताया था आप लोगों को, हवा में मौजूद नमी, हवा में मौजूद नमी है। अब देखो आर्द्रता माप, जैसे टेम्परेचर का अपन ने पढ़ा कि थर्मामीटर है, तो आर्द्रता मापने का जो यंत्र है इसको बोला जाता है हाइग्रोमीटर। इसको क्या बोला जाता है? हाइग्रोमीटर। एक वाष्पोत्सर्जन मापने का भी यंत्र होता है जो पोटोमीटर होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखो सर्वाधिक आर्द्र जिला राजस्थान का कौन सा है? झालावाड़। झालावाड़ इसलिए है क्योंकि वर्षा ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा वर्षा यदि किस जिले में होती है पूछे तो झालावाड़ के अंदर ही, तो नमी ज्यादा होगी। ठीक है, तो न्यूनतम आर्द्र जिला कौन सा है? वो जैसलमेर है, क्योंकि जैसलमेर में शुष्कता बहुत रहती है। ठीक है, तो आर्द्रता कम होगी। सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? फिर आप लोगों के माउंट आबू। माउंट आबू क्यों है? क्योंकि माउंट आबू में वर्षा ज्यादा होती है। न्यूनतम आर्द्र स्थान कौन सा है? फिर आप लोगों के फलोदी। फलोदी, क्योंकि सर्वाधिक शुष्क स्थान भी फलोदी ही है। सर्वाधिक आर्द्र महीना कौन सा है? अब देखो क्या होता है कि जून जुलाई में बरसात स्टार्ट होती है, अब जुलाई में भी हुई, अगस्त में भी हुई, तो आर्द्रता ज्यादा जो है ना वो अगस्त में जाके होती है। तो सर्वाधिक आर्द्र महीना कौन सा है? वो अगस्त है। सर्वाधिक आर्द्र महीना अगस्त रहता है। और न्यूनतम आर्द्र महीना कौन सा है? वो आप लोगों के सर्दी जब कम पड़ने लग जाती है और अपने होली वोली निकल जाती है, उसके बाद में आता है अप्रैल। ठीक है, तो अप्रैल महीना सबसे न्यूनतम आर्द्र महीना होता है। बात करें अपन सर्वाधिक आर्द्र संभाग की, तो जहां जिन जिलों में वर्षा ज्यादा होगी वही आर्द्रता ज्यादा लेंगे। तो सर्वाधिक आर्द्र संभाग जो है वो आप लोगों के कोटा संभाग है। कौन सा संभाग है? कोटा। और न्यूनतम आर्द्र संभाग कौन सा है? तो वो जोधपुर है, क्योंकि जोधपुर के अंदर ही अपने जैसलमेर है, अपने फलोदी है, सारे सारे इसके अंदर ही है। तो न्यूनतम आर्द्र संभाग ये है। सर्वाधिक आर्द्रता का समय, यानी कि 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा आर्द्रता कब होती है? तो 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा जो आर्द्रता है वो आप लोगों की सुबह 5 बजे होती है। कब होती है? सुबह 5 बजे है टाब्रो। सुबह 5 बजे जो है वो सबसे ज्यादा आर्द्रता होती है। मतलब आप बाहर निकल जाओ तो सुबह 5 बजे भीग के ही अंदर आओगे, ऐसा नहीं होता है। ठंड लगेगी वो बात अलग है, आर्द्रता होती है वो बात अलग होता है। न्यूनतम आर्द्रता का समय कौन सा है? तो ये दोपहर 3 बजे जो है ना वो आप लोगों के आर्द्रता सबसे कम होती है इसमें। अब देखो शीतकाल में सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है? अब शीतकाल में आर्द्र जिला सर्वाधिक वो कौन सा होगा? जहां पे मावठ यानी कि शीतकालीन वर्षा ज्यादा होगी, और वो है आप लोगों के श्री गंगानगर। कौन सा है? श्री गंगानगर। अब ये सारी चीजें जैसे मुझे याद है वैसे आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें पूछता है एग्जामिनर, सारी की सारी पूछता है। तो अपने 1% यहां पे लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। लो भैया स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखो क्या है राजस्थान में जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण के अंदर, यानी कि सामान्य वर्गीकरण, इसको क्या बोलते हैं? सामान्य वर्गीकरण। ठीक है, सामान्य वर्गीकरण।
इसमें क्या होता है, सीधा सीधा आप लोगों को पूछे कि राजस्थान के जलवायु क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सामान्य जलवायु वर्गीकरण जो है ना, मैंने मैप भी शामिल किया है अपने आगे। ठीक है, कि 5 भागों में इसको बांटा गया है। अब इसमें से क्या नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, ये भी इसके अंदर ही, 5वें के अंदर। ठीक है, इस तरीके से आप मान सकते हो। अब देखो, राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के 5 भाग हैं। सबसे पहला शुष्क जलवायु प्रदेश, यानी कि सबसे पश्चिम में जाना है, राजस्थान के सबसे पश्चिम में जाना है अपने शुष्क जलवायु प्रदेश ये है। ठीक है, अब शुष्क जलवायु प्रदेश नंबर 1 लगा दिया मैंने, तो अपने ध्यान रखना औसत वर्षा है ना यहाँ 10 से 20 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 10 से 20 मात्र। तापमान गर्मियों में 35 से 45 डिग्री रहता है, सर्दियों में 12 से 17 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसके अंदर वनस्पति जो है वो कांटेदार होती है, यानी कि मरुद्भिद वनस्पति, इसको क्या बोल सकते हैं अपन? मरुद्भिद वनस्पति इसके अंदर होती है। ठीक है, जीरोफाइट्स बोला जाता है जिसे। अब देखो इसमें जिले कौन कौन से? जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, जोधपुर का पश्चिमी भाग है, गंगानगर, हनुमानगढ़ का कुछ भाग है। अब आप लोगों को क्या गुरुजी इसमें नए जिलों के अनुसार, तो इसके अंदर फलोदी भी आएगा आप लोगों के। ठीक है, इसके अंदर बालोतरा भी आएगा आप लोगों के। तो ये आप लोग और इसके साथ में ध्यान में रखना है। फिर आता है अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र, ये देखो नंबर 2 लगाया है, ये है आप लोगों के अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र। ठीक है, इसमें देखो औसत वर्षा फिर 20 से बढ़ा तो 20 से 40, तापमान गर्मियों के अंदर 32 से 36, सर्दियों के अंदर 10 से 17 है। ठीक है, यहाँ पे वनस्पति कैसी होती है? कांटेदार होती है, यहाँ पे भी जीरोफाइट से कह सकते हो, लेकिन घास की अधिकता होती है, प्रोटीन युक्त घासें ज्यादा होती है। और क्या ध्यान रखोगे? क्षेत्र कौन कौन से? सीकर है, झुंझुनू, चूरू, नागौर, हनुमानगढ़ और जोधपुर। जोधपुर का क्षेत्र इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नंबर 3 है उपाद्र जलवायु प्रदेश, यानी कि ये अरावली वाला जो क्षेत्र है, ये अरावली के अंदर अपन ने ध्यान दिया हो आपने तो पढ़ा था कि इसकी जलवायु कैसी है? उपाद्र है। ठीक है, ये नंबर 3 जो है ये मध्य है, उपाद्र है। औसत वर्षा देखो 40 से 60 सेंटीमीटर तक, तापमान 28 से 32 डिग्री हो जाता है गर्मियों में, सर्दियों में 12 से 18 रहता है। वनस्पति यहाँ पे पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है, इसको स्टेपी जलवायु भी कहते हैं। ठीक है, स्टेपी वनस्पति भी कहते हैं, स्टेपी जलवायु भी कहते हैं, जो अपने उपाद्र क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर जिले आपके जयपुर, नागौर, पाली, जालोर। अब इसके अलावा इसके साथ साथ जितने जिले लगते हैं वो भी है, जैसे कि डीडवाना, कुचामन भी इसके अंदर ध्यान रखना है अपने को। जयपुर आए तो कोटपुतली, बहरोड भी ध्यान रखना है। ठीक है, पाली आए तो ब्यावर भी ध्यान रखना है, जालोर वगैरह ये आते हैं। ठीक है, फिर आगे अपने आर्द्र जलवायु प्रदेश, यानी कि अब आ जाएगा मैदानी भाग। आर्द्र जलवायु ये देखो नंबर 4। ठीक है, ये नंबर 4 ये आ जाएगा अपने मैदानी भाग। इसमें देखो वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर, तापमान 32 से 36, सर्दियों में 10 से 17 ही है। यहाँ पे वनस्पति पाई जाएगी मिश्रित सघन पतझड़ वन पाए जाएंगे। ठीक है, और आ जाएंगे भरतपुर, यानी कि डीग भी आया। ठीक है, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, अलवर, यानी कि खैरथल, तिजारा भी आएगा। ठीक है, और कोटपुतली, बहरोड भी आएगा इसके अंदर, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा भी आएगा, ये भी ध्यान रखना। कोटा, बूंदी वगैरह इसका कुछ हिस्सा आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नंबर 5 है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, जो ये वाला है। एक तो ये देखो कोटा बूंदी अपन ने इसमें भी पढ़ा, इसमें भी आएगा, यानी कि हाडोती के पठारवाल, पठारी क्षेत्र जितना है वो नंबर 5 के अंदर आ जाएगा। इसमें देखो ये जलवायु जो है सर्वाधिक कहां होती है? झालावाड़, माउंट आबू। एक तो माउंट आबू में भी ज्यादा होती है, क्योंकि अति आर्द्र की बात कर रहे हैं, जहां पे बहुत ज्यादा आर्द्रता हो। ठीक है, बहुत ज्यादा आर्द्रता। मान लीजिए कि 40 दिन वर्षा हो रही है झालावाड़ में, तो माउंट आबू में 48 दिन होती है। इतना मतलब माउंट आबू और भी आर्द्र है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि जिलों में पाई जाती है। ठीक है, औसत वर्षा 80 से 120 और माउंट आबू में तो 150 तक चली जाती है सेंटीमीटर में। तापमान गर्मियों में 30 से 38 और सर्दियों में 12 से 18, और यदि शीतकाल में देखोगे तो माउंट आबू का तो माइनस में भी जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये अपने ये वाली है, यहाँ पे सिरोही वगैरह आ गई अपने, तो माउंट आबू का है, सिरोही के अंदर है। ठीक है, माउंट आबू का है, सिरोही के अंदर। ले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सामान्य वर्गीकरण है, इसका लो स्क्रीनशॉट, एक इसका भी लो, मैप का भी ध्यान रहे आपको। ये पांचों जो वर्गीकरण अपन ने पढ़ा वही इस मैप में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाला जो वर्गीकरण है जो अपन ने सामान्य वर्गीकरण 5 भागों में पढ़ा है, वो आपको इस मैप में ध्यान में रखना है। ठीक है टाबरो, अच्छा चलिए इसी के साथ
अपने जो है बिना किसी डिस्टरबेंस के आप लोग एक चीज नोट करना कि जब अपनी क्लास शुरू हो जाए, 1-2 मिनट का जो है अपने संबोधन हो गया, उसके बाद जब क्लास शुरू हो जाए किसी भी टीचर की, ठीक है, न सिर्फ मेरी बात कर रहा हूं, अपने यहां से पढ़ाने वाले किसी भी टीचर की, तो उसके बाद में इधर उधर की कोई बात नहीं होती। यदि कोई मजाक या हंसी बाजी बात भी कर रहे तो वो भी क्लास से रिलेटेड होगी। और ये पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है। यदि पढ़ना ही है, यूट्यूब पे पढ़ना है आप लोगों को, तो अपलोड क्लास पढ़ो। लाइव में क्या हता ही ज्यादा है, मैं भी दी लाइव, खासी दी, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप हो तो वो लाइव का ठीक भी रहता है, लेकिन अपलोड क्लास का जो मजा है ना, वो मजा और कहीं नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे फोकस होता है। तो पढ़ने पे ध्यान देना, इन क्लासेस को मिस नहीं करना है, सभी विद्यार्थियों तक पहुंचा देना इंफॉर्मेशन, ठीक है, सभी साथियों तक। और ये सारी सूचनाएं आप लोगों को दे रखी है, बार बार बोल के बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। टाइम मत निर्णय मतलब सफलता आप लोगों के हाथ में, ठीक है। तो बढ़िया, अपन मिलते हैं साथियों फिर से अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज की जलवायु वाली जो क्लास है, इसके अंदर अपन स्पेशली जो चीज पढ़ेंगे या जिस पे अपन जोर देंगे वो है मानसून तंत्र, ठीक है। यानी कि आज जो अपन पढ़ने वाले हैं ना, उसमें मेन अपन क्या समझेंगे पता है, मानसून तंत्र को मेन समझेंगे अपन कि मानसून तंत्र कैसे काम करता है। क्योंकि मानसून तंत्र समझना है यानी कि वर्षा को समझना है, ठीक है, कि कौन सा मानसून है, वो कैसे वर्षा करेगा, ये सारी चीजें। तो ये जलवायु का पार्ट 2 है, जलवायु का अपना ये क्लास कौन सी है, पार्ट 2 है ये जलवायु की, ठीक है, ये पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट क्लास में जो है अपन कोपेन, त्रिवार्ता, थॉर्नवेट, ये जो है इनके जलवायु वर्गीकरण और जलवायु खंड जो है वो सारी चीज पढ़ लेंगे। यानी जलवायु की क्लास आपके चैप्टर जो है वो पूरा हो जाएगा। आज की क्लास में मुख्य तौर पे ये समझ लेना, ऋतुएं समझेंगे अपन, ऋतुएं समझेंगे, इसके अलावा शीत ऋतु पढ़ेंगे, शीत ऋतु के अलावा मानसून तंत्र पढ़ेंगे यानी कि वर्षा समझेंगे। और ये समझ में आ गया तो आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न इसमें से बनते हैं, ठीक है। तो नियमित रहना, और अभी तक आप लोगों ने जो नियमितता दिखाई है उसको कायम रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा नियमित स्टूडेंट अभी जीजीडी पे ही पढ़ रहे हैं, ये सभी जानते हैं। चलो बढ़िया है टाबरो। तो करा शुरू आज की क्लास ने, सुदर्शन बैच की एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, इस चीज को ध्यान में रखना है। चलिए शुरू करते हैं। चलो टाबरो, देखो पहला तो करा पेन चेंज। देखो षड ऋतु का वर्णन जो है अपने साहित्यिक ग्रंथों के अंदर, देखो ऐतिहासिक ग्रंथों के अंदर कालिदास की रचनाओं में भी वर्णन देखने को मिलता है। और षड ऋतु अपने को यहाँ पे भी जान लेनी है। 6 ऋतु है, फैक्ट भी दिया था अपन ने, और यहां से भी अपन समझ लेते हैं कि जो 6 ऋतुएं हैं वो कौन सी, उसमें से 4 मुख्य है, 4 मुख्य है जो अपने को स्पेशल ध्यान रखनी है, और 6 ऋतुएं भी ध्यान रख लेते हैं। नंबर 1 अपने आती है ग्रीष्म ऋतु। इसको क्या बोला जाता है, गर्मी, ठीक है। उनाड़ो, मारवाड़ी में क्या उनाड़ो, मारवाड़ी के शब्द भी ध्यान में रखना, राजस्थानी भाषा के शब्द अब पूछ रहे हैं, अब पूछे जाते हैं। गर्मी को बोलते हैं उनाड़ो, सर्दी को बोलते हैं सियाड़ो, वर्षा को बोलते हैं चौमासो, है ना। ये 3 के तो ध्यान में रखने ही रखने हैं। तो देखो इसका जो समय है ग्रीष्म ऋतु का, मार्च से जून, या फिर मार्च से एकदम एक्यूरेट पता रखना हो तो मध्य जून, ठीक है। इसमें क्या क्या घटनाएं होती है कि गर्मी के सीजन में देखो लू चलेगी, आंधी आएगी, भूतेड़े आएंगे, बगुलिया जिसको बोला जाता है भूतेड़िया के। गर्मी में शुष्क हवाएं चलती है, शुष्कता बहुत होती है, तो मिट्टी के कण क्या होते हैं, अपने आपस में एक दूसरे को बांध के नहीं रख पाते, तो हवा के साथ में वो जो है बवंडर से चलते हैं, वही होता है भूतेड़ा, भूतेड़ियो, ठीक है ना। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु का समय है मध्य जून से मान लो आप सितंबर तक, जिसको मानसून कहा जाता है। घटनाएं इसके अंदर वर्षा, बाढ़ वगैरह, ये सारी जो है बिजली का कड़कना वगैरह, ये सारी घटनाएं इसके अंदर। शरद ऋतु समय है अक्टूबर से नवंबर, ठीक है। अब ये न तो देखो शीत ऋतु है और न ये वर्षा ऋतु है, इसको बोला जाता है शरद ऋतु। यानी शीत ऋतु से जस्ट पहले और वर्षा ऋतु के जस्ट बाद वाला जो टाइम पीरियड होता है, जिसमें जो है अपने को मौसम बहुत अच्छा लगता है, न तो ज्यादा गर्मी है न ज्यादा सर्दी है। तो ये अक्टूबर नवंबर का जो समय है ये होता है। इसके अंदर घटनाएं होती है, देखो मानसून का प्रत्यावर्तन, यानी कि मानसून के लौटने का समय हो जाता है, और कार्तिक मास की उष्मा, जिसको बोलते हैं अपने कातिरा काटते हैं, पता है मारवाड़ी में क्या कातिरो काटे, यानी कि कार्तिक महीने दीपावली के आसपास जो फसल कटती है वो एक अलग ही उसकी हीट होती है, उसको कार्तिक
हीट के नाम से या कार्तिक मास की उष्मा के नाम से जाना जाता है, वो घटना होती है अपने शरद ऋतु के अंदर। ठीक है। नंबर चौथी है अपने शीत ऋतु, जो दिसंबर से फरवरी तक लगभग चल जाती है। और इसके अंदर घटनाएं क्या है, एक तो मावठ होती है और शीतलहर चलती है। इस शीतलहर के कारण अभी देखो राजस्थान के अंदर हाल ही में सभी लगभग सरकारी और निजी स्कूलों में 1 से 8वीं तक के बच्चों की छुट्टियां हुई थी। ठीक है। और ये मावठ क्या है, ये मावठ जहां जहां पे वर्षा हुई है, ये कैसी है, शीतकालीन वर्षा। ये कैसी है, शीतकालीन वर्षा है, जिसको गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। ये रबी की फसल के लिए बहुत उपयोगी है। और ये मावठ है मारवाड़ी के मावटो, यानी सर्दी के अंदर जो वर्षा होगी वो मावठ के नाम से जानी जाएगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये सारी चीज मावठ, शीतलहर वगैरह ये सारी इंपॉर्टेंट है। अब देखो अपन बात करें कि ऋतु का वर्गीकरण संस्कृत के ग्रंथ के अनुसार षड ऋतु जिसको बोला जाता है, तो इसमें कौन कौन सी है, देखो बसंत ऋतु है। ठीक है, जो अपने फाल्गुन से चैत्र महीने, हिंदी महीनों के अनुसार फाल्गुन चैत्र। ग्रीष्म ऋतु जो है वैशाख से ज्येष्ठ। वर्षा जो है आषाढ़ से श्रावण, फिर भाद्रपद लग गया तो फिर शरद ऋतु आ जाती है, भाद्रपद आश्विन। हेमंत ऋतु जो है कार्तिक मार्गशीर्ष, और शिशिर जो है पौष माह। इस तरीके से ये षड ऋतु के भी अपने को माह ध्यान में रखने हैं। ये है जलवायु के अंदर ऋतु वर्गीकरण। ये याद रह जाए जो अच्छी बात है, हो सकता है याद नहीं भी रहे। ठीक है, नहीं रहे तो ये 4 जो ऋतुएं मैंने बताई ऊपर, ये तो आप लोगों को याद रखनी ही रखनी है। ये 4 ऋतुएं जो बताई है वो याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ग्रीष्म ऋतु, फिर आपके वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। ठीक है, यानी कि सर्दी। तो ये 4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अपन बढ़ते हैं आगे। उससे पहले मुझे पता है आप लोगों को जरूरत है स्क्रीनशॉट की, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मैंने फैक्ट दिया था वैसे 276 नंबर। आपके जीजीडी फैक्ट वॉल्यूम 2 भी अब बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, इस पे काम चल रहा है, बहुत जल्द मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। अब पढ़ते हैं अपन बढ़िया तरीके से ऋतुओं को। देखो सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रीष्म ऋतु, यानी कि आया मौसम ठंडे ठंडे डरमी कूल का, ठंडे ठंडे डरमी कूल का। ये ऐड देखने का समय आ जाएगा, मतलब गर्मियां आ गई है। गर्मी में फिर ये डर्मी कूल की वगैरह ऐसी ऐड दिखेगी है। कहीं कैटरीना जो है आम से बना हुआ वो फ्रूटी माजा पीती हुई दिखेगी, कहीं ये पाउडर की ऐड। यानी कि अपने को गर्मी की ऋतु पढ़नी है। ठीक है, ये समय कब होता है, मार्च से मध्य जून का होता है। अब एक्चुअली आपने एक ध्यान दिया, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के कारण सारी ऋतुएं महीने 2 महीने आगे खिसक रही है। यानी सर्दी जो पड़ती थी वो भी ज्यादा समय तक पड़ रही है, बाद में शुरू होती है, ज्यादा समय तक पड़ रही है। गर्मी भी बाद में शुरू होती है, ज्यादा समय तक पड़ रही है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के कारण सारी ऋतुओं का समय धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ऐसे भी जलवायु अपन ने पढ़ा, तो जलवायु क्या है, किसी क्षेत्र की जो है वायुमंडलीय दशाएं हैं और उसका 30-40 वर्ष का जो है वो अध्ययन किया गया, वो जलवायु है वहां की। ऐसे के ऐसे जो है अब जलवायु परिवर्तन होने के जो है समय आ गया है कि जल्दी आंकड़े चेंज मिलेंगे। इसमें जरूरी नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूं या मैं जीवित हूं तब तक ही, हो सकता है और कई सालों बाद जो है इनमें परिवर्तन देखने को मिल जाए। ठीक है ना। देखो अब इसमें क्या होता है, गर्मी कैसे पड़ती है, जब सूरज की किरणें हैं, ठीक है, पृथ्वी है, विषुवत रेखा है, कर्क रेखा है, मकर रेखा है। ठीक है, जब सूरज की किरणें जो है वो इस पे पड़ेगी, ठीक है, इस पे पड़ेगी, इस पे पड़ेगी। अब जहां पे पृथ्वी अपनी जो है घूर्णन गति करती है, परिक्रमण भी करती है, परिभ्रमण भी करती है, अपनी दूरी पे भी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। तो यहाँ पे सूर्य की किरणें जब जैसे पड़ती है, क्योंकि ये पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई भी है, तो ये जैसे पड़ती है इसी कारण गर्मी जो है पड़ती है। कई बार अपने जो कर्क रेखा और मकर रेखा वाले जितने देश है वो सब बहुत अच्छी जगह रहते हैं जिनको सारी ऋतुएं देखने को मिलती है। विषुवत रेखा वालों के कोई ज्यादा है नहीं, और उत्तरी गोलार्ध और यहाँ पे जो इन दूरी पे रहते हैं इनके भी कोई ज्यादा मजे है नहीं। देखो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये चीजें पता होनी चाहिए। कर्क रेखा पे जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है अपने 21 जून को। कब पड़ती है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस अपने 21 जून को मनाने का कारण ही यह है कि इस समय सूर्य की हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा
मिलती है, क्योंकि इस समय दिन होता है सबसे बड़ा। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। यहां पे क्या होता है? सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन। ये रखा ही अंतरराष्ट्रीय योग दिवस इसीलिए रखा गया है क्योंकि सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है अपने को सूर्य से, और सूर्य इस समय सबसे ज्यादा देर तक चमकता है। दिन सबसे बड़ा, रात सबसे छोटी होती है, इसलिए ये 21 जून को जो है सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी पड़ती है, इसलिए सबसे बड़ा दिन होता है अपने यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होता है। अब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती है? तो मकर रेखा पे पड़ती है 22 दिसंबर को। कब पड़ती है? 22 दिसंबर को। अब देखो टाबरो, 22 दिसंबर को पड़ती है, यानी कि दिन तो हो जाएगा छोटा, लेकिन रात सबसे बड़ी होगी। यहां पे क्या होगी? सबसे बड़ी रात, सबसे बड़ी रात। और ये बात कहां की हो रही है? ये हो रही है उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है। और उत्तरी गोलार्ध की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपन खुद जो है यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में जाओगे तो इन्हीं चीजों को उल्टा कराएंगे, वहां पे इन्हीं चीजों को उल्टा पड़ेंगे। वहां सबसे बड़ा दिन यहाँ पे होगा और सबसे बड़ी रात यहाँ पे होगी, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में ये है, ठीक है। क्योंकि सूर्य जो है कैसे चमक रहा है, किस समय ज्यादा चमक रहा है, उस पे है। अपन दक्षिणी गोलार्ध में नहीं रहते, इसलिए अपन यहाँ पे ये बात करते हैं कि सबसे बड़ा दिन 21 जून, सबसे बड़ी रात जो है अपने वो कौन सी है? अपने 22 दिसंबर। ये अब विषुवत रेखा पे जो है ये बिल्कुल जो है सीधी चमकती है, मतलब सीधी पड़ती है। विषुवत रेखा के ऊपर जो है ये बिल्कुल सीधी पड़ती है। और यहां पे यदि अपन बात करें तो यहां पे वो दिन होता है 21 मार्च और 23 सितंबर। 23 सितंबर 2 दिन होते हैं ऐसे जहां पे दिन रात की अवधि समान रहती है। अपने यहां पे दिन रात की अवधि समान। ठीक है ना। ये 21 मार्च और 23 सितंबर जो है, इस समय दिन रात की अवधि अपने यहाँ पे क्या होती है? समान होती है। यहाँ पे ना अब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे सीधी पड़ती है, न तो मकर रेखा पे सीधी पड़ती है, न कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है। यहाँ पे पड़ रही है सीधी विषुवत रेखा पे, इसलिए दिन रात की अवधि समान होती है। ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है। इसी के कारण जो है गर्मी सर्दी ये दोनों ऋतुएं प्रभावित होती है, ठीक है। गर्मी और सर्दी ये दोनों ही प्रभावित इसी कारण होती है, ये ध्यान रखना है। अब देखो राजस्थान में संवहनीय पवनों से उत्पन्न छोटे छोटे जो है चक्रवात, जिनको भंवर भी कहा जाता है, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं बबूलिया। क्या कहलाते हैं? अभी अपन ने पढ़ा बबूलिया या भूतेलिया कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? भूतेलिया। मतलब यूं देखते ना अपन गर्मी के टाइम में जो है हवाएं यूं संवहनीय चलती है, जो बवंडर टाइप बन जाती है, अंदर सामान भी थोड़ा सा इधर उधर पड़ी हुई थैलियां कागज वगैरह वो आ जाते हैं, और इनकी गति कई बार जो है तेज होती है। बच्चे डरते हैं, बच्चे कहते हैं भूत आया, ठीक है, इसलिए नाम पड़ गया भूतेलिया। क्या नाम पड़ गया? भूतेलिया। भगुलिया भी कहते हैं, कई जगह जो है इसे भगुलिया भी कहा जाता है। ये भूतेलिया भगुलिया वगैरह जो है वो एक्चुअली भाषा जो है इसकी संवहनीय पवनों से उत्पन्न छोटे छोटे भंवर होते हैं, ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। इनको भूतेलिया कहा जाता है, ठीक है। फिर देखो 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं तो है, लेकिन तेज के साथ में ध्यान रखना गर्म हवाएं, क्योंकि ये चलेगी हमेशा ही गर्मी में, ठीक है। इनको कहा जाता है लू, और एक्चुअली ये होती है स्थानीय पवन। पवन तंत्र पढ़ेंगे अपन सेकंड ग्रेड वाले, जो उसके अंदर आप लोगों के ये पवन तंत्र है सेकंड ग्रेड के अंदर, जीके में ही है, उसमें पवन तंत्र पढ़ेंगे। पवन तंत्र में ये चीज है लू वगैरह, ये अपने को वहां पे ध्यान में रखने पड़ेंगे। ये स्थानीय पवन है। ये सारे प्रश्न है ना एग्जाम में बनते हैं, सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। देखो राजस्थान में जो है आंधियां भी बहुत चलती है गर्मी के सीजन में, और जब 120 किलोमीटर की रफ्तार से चले तो वो लू कहलाती है। सबसे ज्यादा आंधियां जो है श्री गंगानगर में आती है, 27 दिन औसतन आती है एक सीजन के अंदर, ठीक है। उसके बाद में ये घटता हुआ क्रम है कि बीकानेर में 18 दिन, जैसलमेर में 16 दिन, बाड़मेर बालोतरा में 13 दिन, जोधपुर फलोदी में 9 दिन, जयपुर में 6 दिन, कोटा में 5 दिन, अजमेर व ब्यावर 3 दिन, झालावाड़ 2 दिन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज यही है, बाकी चीजें सिर्फ आप लोगों को प्रभावित करने के लिए क्लास में शामिल की जाती है। क्या गुरुजी अच्छी बात है क्या? हाँ बिल्कुल अच्छी बात है। पूछते तो यही है, या सबसे ज्यादा सबसे कम ये पूछ लिया जाता है। बाकी चीजें ये आंकड़े मिले हुए हैं तो हम भी पढ़ाते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं। बाकी याद नहीं रहे तो चिंता नहीं करनी इतनी कि गुरुजी ये तो याद ही नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, सबको नहीं होता है याद, है 100 जने तैयारी कर रहे हैं, उसमें से 95 जनों को ये चीजें याद नहीं होती, 5 जने ही कर पाते हैं याद।
तो ऐसी लोड लेने वाली बात नहीं, मैं तो बता देता हूं सीधी सट। ये चीजें, कुछ चीजें क्लास में प्रभाव छोड़ने के लिए भी शामिल की जाती है। अरे हमें ये भी बताया उस क्लास में कि अरे कम कम कौन सी, तेरे दिन कहाँ चलती हो, नहीं पूछते, हकीकत बात है। लेकिन मैंने बताया है, प्रश्न बनेगा तो मैं कह सकता हूं कि मैंने आप लोगों को बताया है। ले ओ स्क्रीनशॉट, आप लोगों का लोड कम कर रहा हूं मैं, कि याद नहीं भी हो ना तो भी चिंता नहीं करनी। गंगानगर जरूर ध्यान रखना 27 दिन, और झालावाड़ में सबसे कम 2 दिन, ठीक है। बाकी टावरों है, बहुत बढ़िया मतलब फैक्ट है, ग्रीष्म ऋतु का है, बना है सारा का सारा। खास तौर पे 21 जून सबसे बड़ा दिन, 22 दिसंबर सबसे बड़ी रात, 21 मार्च और 23 सितंबर, ये आप लोगों के दिन और रात की अवधि समान, और क्यों होते हैं वो भी मैंने इन शॉर्ट आप लोगों को बता दिया है। सारी की सारी चीजें इन शॉर्ट बता दी है, कहीं कोई समस्या मेरे अनुसार तो होगी नहीं। चले आगे, यहां तक क्लियर, ठीक है। देखो नेक्स्ट, अब यहां पे है ना, एक तो यहां पे और यहां पे करेक्शन है, सबसे पहले यही कर लेते हैं ताकि आप लोगों के बाद में चीज जो है समस्या नहीं रहे, ठीक है। संजय जी इधर है, सूर्या इधर है, अब ठीक है। अब देखो, राज्य में चलने वाली विभिन्न हवाएं, हवा तो हवा ही होती है, लेकिन जिस दिशा से आ रही है उसके अनुसार इसके नाम चेंज हो गए, और वही चीज वही है, स्थानीय हवाएं हैं और मौसम के अनुसार चलती है। कई जगह अलग अलग नाम दे दिए इनके, पौष माह में चलेगी तो अलग नाम दे दिए, जिस दिशा से आ रही है उसके अनुसार अलग नाम हो गए, ठीक है। मानसून वाली है तो उसका अलग नाम हो गया, तो इसको भी जो है ध्यान में रखना जरूरी है। देखो पूर्वैया, इसको बोलते हैं आगुनी, ठीक है। ये पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं हैं और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। इसको याद रखने का तरीका मैं हर बार बताता हूं, फिर से बताऊंगा। पूर्वैया और पछुआ, दो पवने बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वाई भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पूर्वाई, पूर्वाई भी इसे कहा जाता है। अब ये पूछते हैं कि कौन सी दिशा से आ रही है ये इसकी दिशा पूछ ली जाती है, तो इसके नाम में ही है पूर्वाई, के पूर्व से आई, पूर्वैया, पूर्व से अय्या, ये ध्यान रखना। पूर्व की ओर जा नहीं रही है, पूर्व से आ रही है, ठीक है। पूर्व से आई, देखो पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं, बस यही ध्यान रखना है। पूर्वैया, पूर्व से अय्या, पछुआ, पश्चिम दिशा से आ, ठीक है। पछुआ, पछ्यू, पश्चिम दिशा से आ, आथुनी बोलते हैं इसको, इसको आगुनी बोलते हैं। पश्चिम दिशा से आने वाली ये हवाएं हैं, मतलब पूर्वई ध्यान रखना, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, पूर्वैया बहुत पूछी जाती है, तो पूर्व से अय्या, ये ध्यान रख लिया, याद हो गया भैया, ठीक है। सिली, ओ यारा सिली सिली बातें ना करना, क्योंकि पौष माह में ये हवाएं चलती है, ठीक है। कि ओ यारा सिली सिली बातें ना करना, गीत भी है, ये पौष माह में चलने वाली हवाएं हैं। तवा, जेठ महीने की गर्मी देखो बहुत जबरदस्त गर्म होती है, तो जेठ महीने में कैसी गर्मी पड़ती है, जैसे तवे की गर्मी होती है ना, गरम तवा फेमस होता है, तो तवा कहा जाता है जेठ माह में चलने वाली हवा। वो यारा सिली सिली बातें न करना, ये पौष माह में ध्यान रखना। और तवा जेठ माह की हवा है भाई, जेठ महीने में यूं भी गर्म गणी हुआ तो तवा गर्म हो जाया करे, ठीक है, यहां ध्यान रख लियो। झाला, वाष्प कणों के साथ चलने वाली हवाएं हैं। वाष्प कण यानी कि जल अंदर मिल गया तो झाला, वाष्प कण क्या है, जल है उसके अंदर, तो जल मिल गया तो झाला है, ठीक है, जल से झाला है, ये याद हो गई। धराऊं, ये उत्तर दिशा से चलने वाली हवाएं हैं, कि धर मैं आऊं, ठीक है, तू धर मैं आऊं, कटुआ ऊपर है, ऐसे देखना, ऊपर वाला कह रहा है तू धर मैं आऊं, तो ऊपर से आएगी, उत्तर से आएगी, ठीक है, उत्तर दिशा से चलने वाली हवाएं धराऊं कहलाती है। अर्डाव, ये होती है भयंकर आवाज के साथ तेज गति से चलने वाली हवाएं। मैं देख लो आप लोगों को ये कह रहा हूं, ये क्लास जिसने देख ली उसे ये रटने तक की आवश्यकता नहीं है, सीधी। अब उसको कहीं से नींद में से उठा के पूछो कि तवा, वो सीधा कहे जेठ महीने की गर्मी ज्यादा तवे जैसे गर्म होती है जेठ महीने में। कि सिली, पौष माह की हवाएं हैं, वो यारा सिली सिली बातें न करना, पौष माह में बताइए सर ने, ठीक है। पूर्वैया, पूर्व से अय्या, पछुआ, पछू से आ, ठीक है। और क्या है अपने, झाला, जल मिल गया तो झाला, वाष्प कण, धराऊं, तू धर में आऊं, धराऊं उत्तर दिशा से आने वाली, डायरेक्ट होगी याद। और क्या मांगोगे आप मुझसे। अब देखो और भी दिशा से संबंधित, फिर से देखो, धरोड़ भी बोलते हैं धराओं को, उत्तरार्ध भी बोलते हैं, ठीक है। यदि उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही है, थोड़ी सी अपन कोण से भी देखते हैं, उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही है,
उसको कहा जाता है सूर्या। लेकिन उत्तर पूर्व से आ रही है उसको कहा जाता है संजेरी। ठीक है, फिर ये पछुआ पश्चिम से आ रही है तो पछुआ, और पूर्व से आ रही है तो पूर्वई। ठीक है, ये तो पड़ा ही है। अगर दक्षिण पश्चिम से आ रही है तो समुद्री। अपने समुद्र किस तरफ है? राजस्थान के दक्षिण पश्चिम दिशा में ही है, तो समुद्री या समुद्री। और दक्षिण से ही आ रही है तो लंका। क्या लंका से आ रही है ये तो? क्या सीधी दक्षिण में लंका से आ रही है तो लंका। और दक्षिण पूर्व से आ रही है तो चील, इसको बोला जाता चील। चील गाड़ी दक्षिण पूर्व से आ रही है तो चील। बस डायरेक्ट हवा है सारी की सारी याद। और बेस्ट तरीके से याद हुई आप लोगों को। न तो किसी तरह के ट्रिक को रटने की आवश्यकता है, न इनको डायरेक्ट रटने की आवश्यकता है। लंका दक्षिण में सीधा दक्षिण, समुद्री जिस दिशा में अपने समुद्र है उस दिशा से आएगी। पछुआ याद होगी, पूर्व याद होगी, बस एक दो याद करनी है आप लोगों को, बाकी ये सारी की सारी दिमाग में फिट। ले स्क्रीनशॉट। और इसमें से कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा है एग्जामिनर ने, आप लोगों को जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से कानों में आवाज गूंजेगी। ये तो अपने यहां से आप समझो कि वरदान ही है एक तरह का। ठीक है, ये तो आवाज तो गूंजेगी कानों में, या सही करके आओगे आप, गलत करने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो बढ़ा आगे। अब पढ़ते हैं अपन शीत ऋतु, यानी कि आ गई सर्दी। अक्टूबर से फरवरी तक वैसे चल जाती है ये। ठीक है, अब शरद भी आ गई इस ऋतु में और शीत भी आ गई। ठीक है, जौनपुर के शरद भैया भी आ गए और शीत ऋतु भी आ गई। शीतकाल में होने वाली वर्षाएं क्या कहलाती है? मावट कहलाती है। और इस मावट का ध्यान रखना, आप लोगों को यदि पूछ ले कि इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, तो इसकी उत्पत्ति में ध्यान रखना कैस्पियन सागर पूछेंगे। या तो आएगा आप लोगों के ऑप्शन में कैस्पियन सागर, ठीक है, या आएगा आप लोगों के भूमध्य सागर। तो दोनों ही सही से करके आना व्यवस्थित। इनको जो है इसका उपनाम भी ध्यान रखना है। उपनाम इसको कहा जाता है गोल्डन ड्रॉप्स। क्या कहते हैं? गोल्डन ड्रॉप्स। ठीक है, किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये रबी की जो फसल होती है ना, गेहूं चना वगैरह, रबी की फसलों के लिए बहुत लाभदायक। रबी की तो ध्यान रखियो टाबरो, गोल्डन ड्रॉप्स क्या है। ठीक है, उत्पत्ति कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर ध्यान रखना है। और मावट कहते हैं, मावठा भी कह दिया जाता है इसको। क्या बोल दिया जाता है इसको? मावटो। मावटो क्या है? मारवाड़ी के मायने। ठीक है, और आपने जो है हिंदी में कहते हैं मावट। तो ये मावट से संबंधित बहुत प्रश्न बनते हैं, एग्जामिनर का फेवरेट रहा हुआ है ये चीज। क्या मावट से प्रश्न पूछने ही पूछने। कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर अपने को ध्यान में रखना है, ये ध्यान रखना। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो है पश्चिमी विक्षोभों से उत्पन्न होता है। एक बार मैंने पढ़ा रहा था तो बच्चे ने कमेंट किया कि गुरुजी आपने यहां लिखा है कैस्पियन सागर या भूमध्य सागर, फिर कह रहे हो पश्चिमी विक्षोभ, ऐसे कैसे हो सकता है? दोनों से कैसे? अरे टाबर, कर दी भोली बात। तो कैस्पियन सागर में क्या है? कैस्पियन सागर भूमध्य सागर पास पास ही है। इनमें क्या है? पानी। अब वो पानी अपने यहाँ कैसे आएगा? कोई तूफान उठेगा, कोई चक्रवात उठेगा, कोई ये चीज होगी। विक्षोभ का मतलब ही तूफान होता है। और जो पश्चिम दिशा में है तो पश्चिमी विक्षोभ से जो है ये वहां की जल को यहां लेकर आती है, शीतकाल में आती है। ये ऐसे समझनी है चीज। पूरी नहीं समझोगे तो फिर आधी रोटी में दाल लोगे तो ढूल जाएगी, है ना। आधी रोटी में दाल लियोड़ी ढूले ही ढूले है। तो इमारत के आधी रोटी में दाल नहीं लेनी। राजस्थान में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? बताओ। देखें आप लोगों को मैंने बता दिया, ये सबसे ठंडा स्थान है आपके माउंट आबू। कौन सा है? माउंट आबू। सबसे ठंडा महीना ये भी बताया है, जनवरी है। और सबसे ठंडा जिला कौन सा है? सबसे ठंडा जिला कौन सा है? तो ये तो अपने चूरू है। ये तो अपने चूरू है। ले स्क्रीनशॉट फटाफट टाबरो। सबू ठंडो जिलो क्यों है रे? चूरू ही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपने मेन आया सावन झूम के वर्षा ऋतु, मानसून जिसको बोलते हैं। सबसे पहली चीज समझो कि वर्षा ऋतु का समय जो है वो मध्य जून से सितंबर है। और अधिकांश वर्षा होती है जुलाई से सितंबर के अंदर। उसमें भी जुलाई और अगस्त में सबसे ज्यादा, जुलाई और अगस्त में सबसे ज्यादा 34% होती है जुलाई के अंदर, 33% हो जाती है अपने अगस्त के अंदर। ठीक है,
अब देखो मानसून, एक एक प्रश्न, एक एक चीज ध्यान से समझना। यदि यहां पे समझने में गलती की तो फिर डंडिया रड़ जाएगी। मानसून दो तरह के हैं। ये क्या दिख रहा है, भारत दिख रहा है, समझ जाओगे। यहां अरब सागर, यहां बंगाल की खाड़ी, ठीक है, ये चीज। और ये भारत का मैं पूरा नहीं बना रहा, आप समझ जाओगे, ठीक है। अब देखो मानसून दो तरह का होता है। एक तो आएगा जो उत्तरी पूर्वी मानसून, कहते हैं कि सर्दी की वर्षा भी इसी का हिस्सा है। तो इसलिए भारत के भी उत्तर में और राजस्थान के भी उत्तर में जो है मावठ से लाभ ज्यादा होता है, फायदा उत्तर में ज्यादा होता है, या तमिलनाडु के तट पे इससे ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि घूम के आकर वहां वर्षा कर देती है। अब ये जो मानसून उठता है यहां से, इसको बोला जाता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। ये पूरा एक ही है, दक्षिण पश्चिमी मानसून पूरा एक है। अब इसकी दो शाखाएं हैं। एक शाखा तो है वो अरब सागरीय मानसून, क्यों इस यहां से उठता है, हिंद महासागर से उठता ही है। यहां पे क्या है, हिंद महासागर, क्या है, हिंद महासागर, यहां से उठती है ये। अब हिंद महासागर के दो भाग है, एक तो है अरब सागर जो इस तरफ है, एक है बंगाल की खाड़ी, ब से याद रखो, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल, यहाँ ये इसकी वजह से लिखा नहीं जा रहा है, इसको ऊपर ले लो, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ये दोनों किसका हिस्सा है, इस दक्षिण पश्चिमी मानसून का, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो देखो राजस्थान के अंदर मानसून दो तरीके से वर्षा करता है। एक तो उत्तरी पूर्वी मानसून जो 10% ही वर्षा करता है, टोटल वर्षा का 10% ही वर्षा करता है, यानी कि सबसे कम। सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है अपने यहाँ, वो इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, ठीक है, जो हिंद महासागर से आता है। अब इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून से लगभग 90% वर्षा होती है। इसकी दो शाखाएं हैं, एक तो अरब सागरीय शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब क्या होता है कि जिन्होंने ये कंसेप्ट समझा नहीं होता, वो यहाँ गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि आता है कि कौन सी शाखा ज्यादा वर्षा करती है, तो वो क्या कर देते हैं, वो इस अरब सागर को तो समझते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और बंगाल की खाड़ी को क्योंकि पूर्व की तरफ है ना, तो उसे उत्तरी पूर्वी समझ लेते हैं, उत्तरी पूर्वी यहाँ पे समझ लेते हैं, जबकि उत्तरी पूर्वी जो है उधर से आता है ऐसे घूम के, ठीक है, वो अलग है। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये दोनों इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून का ही हिस्सा है। ये दोनों अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, ये दोनों इसका हिस्सा है, किसका, दक्षिण पश्चिम मानसून का। तो डायरेक्ट पूछे कि सबसे ज्यादा वर्षा कौन से मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून। इसकी दो शाखाएं हैं, अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब इसमें भी, इन दोनों शाखाओं में भी, ये अरब सागर की शाखा ये सबसे कम वर्षा करेगी इन शाखाओं में, और ये बंगाल की खाड़ी की शाखा ये ज्यादा वर्षा करेगी। ये अरब सागर की शाखा सबसे पहले प्रवेश करेगी, ये बाद में प्रवेश करेगी। ये पहले प्रवेश करेगी लेकिन वर्षा कम करेगी, ये बाद में प्रवेश करेगी लेकिन वर्षा ज्यादा करेगी। उसका क्या कारण है वो भी मैं बताता हूं, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो यहां से समझो इस चीज को, ठीक है, नक्शे से समझो कि ये आप लोगों के हैं अरब सागर और ये है आपके बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। दोनों ही किसका हिस्सा है, अपने इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर का, ठीक है। अब ये मानसून जब यहां से उठता है, ये मानसून जब यहां से उठा है, फिर इसका जो है प्रवेश केरल से सबसे पहले इसके अंदर राजस्थान में भारत में प्रवेश करता है। और यहाँ पे देखोगे तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पे, और भी जल्दी 25 मई के करीब ही प्रवेश कर जाता है। केरल में 1 जून की डेट मानी जाती है। अब ये वर्षा जो है वो यहां से आएगी, यानी कि ये वर्षा है। अब देखो राजस्थान में सबसे पहले एंटर करना तो इसको पास में पड़ेगी, तो सबसे पहले ये है, और बंगाल की खाड़ी वाले जो है यूं घूम के आती है ऐसे, इसलिए ये बाद में आती है। राजस्थान के अंदर प्रवेश जो है बाद में, अरब सागर वाली शाखा सीधा ही प्रवेश कर जाएगी यहाँ पे, और ये वाली शाखा जो है ये घूम के आएगी इस तरीके से, बे ऑफ बंगाल वाली, है ना। ये ध्यान रखना, ये आप वर्षा की देखो मात्रा और ये समझ सकते हो इससे, इस डायग्राम से वर्षा की मात्रा वगैरह सारा ही समझ सकते हो। तो इसलिए अब यहाँ पे अपने जो है ना राजस्थान के अंदर, यहाँ पे क्या है, बीच में ऐसे अरावली है। अभी देखो आगे मैंने मैप आगे नहीं लिया, यहीं पे बता देता हूँ। यहाँ पे जो है ऐसे अरावली है। अब ये इस मानसून दक्षिण पश्चिमी शाखा की, इस अरब सागरीय शाखा की दिशा क्या है, ऐसी है। तो ये आती तो है लेकिन ये वर्षा कम करती है। कम क्यों करती है, क्योंकि अरावली इसके कैसी समानांतर है, तो ये सीधी ऐसे जो है निकल जाती है। थोड़ी बहुत वर्षा करती है, ठीक है।
अब यहाँ पे जो है ये शाखा ऐसे बे ऑफ बंगाल वाली ये घूम के आ रही है ऐसे, ठीक है, और आएगी तब इसके बीच में रोड़ा क्या है, इसके बीच में रोड़ा है ये अरावली। तो अरावली कहती है कि भैया शाखा तो बंगाल की खाड़ी की है लेकिन जाति किधर है, पहले तो यहाँ पे बरसना पड़ेगा। तो खाली होंगे बादल तभी जो है हल्के होके ऊपर उठ पाएंगे, तभी क्रॉस कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये यहां से टकरा के, अरावली से टकरा के जो है यहाँ पे फुल वर्षा होती है, इधर मैदानी भाग में यहाँ पे ज्यादा वर्षा होती है अपने राजस्थान के अंदर। इसलिए इसके इधर वाला जो ये रेगिस्तानी भूभाग है ना, ये जो है यहाँ कम वर्षा होती है, ये जो है छाया वृष्टि क्षेत्र हो जाता है, छाया वृष्टि क्षेत्र होता है, और यहाँ पे जो है वर्षा बहुत ज्यादा होती है। यही कारण है कि बंगाल की खाड़ी की शाखा तो ज्यादा वर्षा करती है लेकिन अरब सागर की शाखा कम वर्षा करती है। अरब सागर की शाखा पहले प्रवेश करती है लेकिन बंगाल की खाड़ी की बाद में प्रवेश करती है। जिसने ये कंसेप्ट समझ लिया बहुत अच्छी तरीके से उसको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। दक्षिण पश्चिमी मानसून की ही दोनों शाखाएं हैं, ठीक है। अब ले स्क्रीनशॉट। अब देखो नेक्स्ट, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, मैन है ये टोटल 90% वर्षा करता है राजस्थान के अंदर। उत्तरी पूर्वी मानसून 10% ही है, उसको कोई ज्यादा नहीं पढ़ना है। इसकी शाखा नंबर अपने जो मैन मुख्य माने यानी ज्यादा वर्षा करे वो बंगाल की खाड़ी की है। कितनी 85 से 90% वर्षा इसी से होती है। जबकि अपने अरब सागर वाली शाखा को देखोगे तो 10 से 15% ही वर्षा होती है इससे, क्योंकि अरावली के समानांतर है, ठीक है। ये राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा करती है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। और पूर्वी या पूर्व से आने पुरवई के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसकी दिशा देखो, बंगाल की खाड़ी वाले की दिशा क्या है, ये यानी पूर्व से आ रही है, वापस यूं घूम के और पूर्व से आ रही है, तो पूर्वैया, ठीक है। और ये जो है आप लोगों के राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश तो करती है लेकिन सबसे कम वर्षा करती है, इन दोनों शाखाओं में कम वर्षा करती है। अरावली के समानांतर होने के कारण ये कम वर्षा करती है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यही चीजें एग्जामिनर पूछता है, यही चीजें पूछता है, इसलिए ये समझ लिया। मैं कह रहा हूं कोई माइका लाल आप लोगों का प्रश्न गलत नहीं करवा सकता। चलिए नेक्स्ट देखो, अब राजस्थान में जो है वर्षा की मात्रा किस दिशा में बढ़ती है, राजस्थान में जो है वर्षा की मात्रा किस दिशा में बढ़ती है, ठीक है। थोड़ा सी आइडिया के लिए आप समझ जाओगे कि ये, हाँ समझ जाओगे मैप। अब देखो ये जो है अरावली यहां से निकल रही है, ठीक है। अब यहां पे वर्षा कैसी है, अपने रेगिस्तान के अंदर वर्षा होती है कम, और इस दिशा में आओ आप, ये यहां पे कम हो रही है, और इस दिशा में आओ सबसे ज्यादा कहां हो रही है, यहाँ पे झालावाड़ के अंदर सबसे ज्यादा हो रही है, ठीक है। यहाँ झालावाड़ के अंदर जो है वर्षा सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे दिशा जो है कि वर्षा की दिशा किस, वर्षा की मात्रा किस दिशा में बढ़ रही है, ये नहीं पूछा कि मानसून किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। लोग ये गलती करते हैं, वो समझ लेते हैं मानसून किस दिशा में बढ़ रहा है, इसलिए उनकी ये चीज समझ में नहीं आती। यहाँ पे पूछा है कि राजस्थान में वर्षा की मात्रा किस दिशा में, यहाँ पे देखो यहाँ सम के अंदर और 0 सेंटीमीटर ही होती है, फिर यहाँ से मात्रा बढ़ती 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 यहाँ झालावाड़ के अंदर आप लोगों के जो है 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो वर्षा की मात्रा किस दिशा में बढ़ रही है, ये कौन सी दिशा है, ये उत्तर पश्चिम है, और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछता है एग्जामिनर और कई बच्चे जवाब नहीं दे पाते। तो ये क्या है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, ठीक है। अब देखो भारत में मानसून का प्रवेश कब होता है, भारत में मानसून का प्रवेश माना जाता है 1 जून को, और ये केरल से होता है, ये केरल से होता है। लेकिन द्वीपों की बात करें, द्वीप यदि पूछे इसके अंदर, तो द्वीपों में जो है यदि अंडमान निकोबार अपन ध्यान में रखें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह यदि ध्यान में रखें अपन, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तो 25 मई को ही एंटर कर जाती है ये। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। राजस्थान में प्रवेश की डेट जो है वो 16 से 18 जून मानी जाती है, 16 से 18 जून बांसवाड़ा से प्रवेश मानते हैं। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, राजस्थान के अंदर औसत वार्षिक वर्षा जो है 57 सेंटीमीटर तक मानी जाती है, 57.51 है, 57 सेंटीमीटर लगभग। ये कि ये भारत में पूछे तो 108 सेंटीमीटर भी पढ़ने में आता है, 118 भी पढ़ने में आता है, ठीक है। वर्षा मापने का यंत्र एक बार पूछा था, इसको कहा जाता है रेनोमीटर। क्या कहते हैं, रेनोमीटर कहते हैं, ठीक है। और राज्य में वर्षा के दिनों की औसत संख्या कितनी है, कि अपने यहाँ औसत कितने दिन तक वर्षा होती है, तो वो संख्या है 29 दिन। सभी एवरेज निकालकर लगभग 29 दिन जो है साल में वर्षा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मानसून पूर्व की वर्षा क्या कहलाती है, इसको कहा जाता है दोगड़ा, दोगला नहीं दोगड़ा, ठीक है।
कि मानसून पूर्व की जो वर्षा है वो दोगुना कहलाती है। ले स्क्रीनशॉट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें सारी की सारी। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। बढ़े आगे। ये सारी चीजें कंसेप्ट आज आप लोगों के बहुत अच्छी तरीके से समझा है। जिसको अभी भी समझ में नहीं आए, यही तरीका है, वापस क्लास देख लेना। इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता समझाने का, ठीक है, सबसे बेस्ट है। सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला राजस्थान में कौन सा है? तो वो है भैया आप लोगों के झालावाड़, ठीक है, झालावाड़ है। यहां पे यदि आप देखोगे कि वर्षा कितने दिन होती है, तो लगभग 40 दिन यहां पे वर्षा होती है, 40 दिन वर्षा होती है। और यदि पूछ ले कि कितनी होती है, तो लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा माना जाता है यहाँ पे होती है, ये ध्यान रखना है। न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो जैसलमेर को बहुत कम पानी नसीब होता है, तो जैसलमेर जो है इस यहाँ पे कम वर्षा होती है, ठीक है। यदि देखें दिनों की संख्या, तो 5 दिन ही एवरेज निकलता है कि लगभग 5 ही दिन यहाँ पे वर्षा होती है, ठीक है, 5 दिन ही मानते हैं। और यदि ये देखोगे आप कि कितने सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर मुश्किल से होती है यहाँ पे वर्षा, ठीक है, ये ध्यान रखना। सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान, तो फिर माउंट आबू में झमाझम होती है। माउंट आबू के अंदर बहुत ही जबरदस्त जो है वर्षा होती है। माउंट आबू में यदि दिन की संख्या देखो तो 48 दिन, कितने, 48 दिन तक वर्षा होती है। और यदि आप लोग एवरेज देखो तो 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है यहाँ। और न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा वाला होती ही नहीं, लगभग कहां पे, सम होती नहीं, कहते हैं कि यहाँ पे 0 दिन, ठीक है। और मान लो खुदा खास्ता कभी हो भी जाए तो 5 सेंटीमीटर के अंदर अंदर, वैसे 0 सेंटीमीटर ही कहते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना 5 सेंटीमीटर से कम। 0 दिन इसलिए क्योंकि एक दिन भी पूरी नहीं होती है, क्या साल में एक दिन भी बहुत मुश्किल, और हो जाए तो एवरेज नहीं निकलता, इसलिए 0 दिन लिखा है, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला माह कौन सा है, कि सबसे ज्यादा वर्षा कौन से माह में होती है? तो वो होती है जुलाई माह में। जुलाई में लगभग 34%, पूरे मानसून का 34% जुलाई के अंदर ही हो जाता है। इसके बाद में आप देखो तो अगस्त में भी होती है, अगस्त में लगभग 33% वर्षा होती है। कितनी? 33%। सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा है, जिसको सबसे ज्यादा वर्षा नसीब होती है? वो है कोटा संभाग। कौन सा है? कोटा संभाग। और सबसे कम वर्षा वाला संभाग कौन सा है? तो वो आप लोगों के जोधपुर संभाग, क्योंकि यहाँ पे सूखे वाले जिले ज्यादा है, जोधपुर संभाग, क्योंकि जैसलमेर वगैरह ये सब इसके अंदर शामिल है, शुष्कता वाले जिले। ले स्क्रीनशॉट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को लिखाई मैंने। चलो भाई, अच्छा, इसी के साथ देखो कितना आनंददायी सेशन रहा है। कैन यू इमेजिन कि सिर्फ 35 मिनट की क्लास हुई है, और 35 मिनट में अपने बहुत सारे तो कंसेप्ट क्लियर हुए हैं इस क्लास के अंदर, और बहुत सारी चीजें जो है एग्जाम की दृष्टि से याद करने वाली। यही चीज आप यदि कितना ही सोच लो, लाइव क्लास होना, तो ये चीज इस तरीके से नहीं पढ़ाई जा सकती। लाइव में तो फिर वही कोई ना कोई बीच में खुद का सवाल लेके आएगा, गुरुजी मेरे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, मेरे लॉग इन नहीं हो रहा, गुरुजी मैंने वो की है, मैं मुझे पता नहीं था 31 दिसंबर को वैलिडिटी किसी की बंद हो रही है, वो हो गई बंद, अब क्या करें। तो कई सारे सवाल, बहुत सारे उसमें होता है, अपने डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो जो चीजें व्यवस्थित सही तरीके से बतानी है, आप लोगों को सही तरीके से पढ़नी है, उस पर ध्यान जा ही नहीं पाता है। यहाँ पे एक एक चीज जो है, ये इसीलिए मैं इस पैटर्न पे पढ़ाता हूँ आप लोगों को, क्योंकि अपना मेन मुख्य उद्देश्य क्या है? सिलेक्शन लेना। ये 2025 और 26 भैया लाइफ बना लो, आगे जो है 1-1 लाख रुपया आप लोगों को सैलरी मिलने वाली है, हमें भी मिलेगी, हम तो लेंगे ही, हम तो लगे हुए हैं। मैं तो व्यवस्था कर रहा हूं कि आप लोग भी लो, इसलिए तो पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। लाख रुपया सैलरी मिलेगी, टीचर बन जाओ, पियोन भी बन गया नहीं तो भी 50-60 हजार कहीं के नहीं है, प्रोबेशन पूरा कर लो उसके बाद, और तो आप लोग क्या मांगोगे, है बढ़िया है। तो मेहनत करनी पड़ेगी। मैं पहले तो सिर्फ स्वर्ग था, लेकिन अब तो स्वर्ग में सारी सुविधाएं सब ऑलरेडी बुकिंग भी कर दी कि हाँ भाई ये चीज सुविधाएं हैं, भैया लगो। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ लो। मैंने एक आदमी ने सफर शुरू किया था आप लोगों के लिए, और आज पूरी टीम खड़ी की है, और पूरी टीम आप लोगों को पढ़ा रही है। पढ़ लो ढंग से, कितनी सारी सुविधाएं आप लोगों को दे दी। एग्जाम अप्रोच पे पुस्तकें हैं,
कौड़ियों के भाव अभ्यास सेशन, है ना, अभ्यास सीरीजें, नियमित क्लासें, टेलीग्राम की सुविधा, जीजीडी फैक्ट वगैरह सब सुविधाएं दी है। पढ़ लो और कैरियर बना लो। फिर से कोई नहीं आएगा आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करने वाला। आ भी जाए तो भी यूं है कि इतने कंटिन्यूटी के साथ में नहीं करते हैं यूट्यूब पे, आप भी जानते हो। तो इसलिए पढ़ लो, ये सारी सुविधाएं दी हैं, इनका लाभ उठाओ। जितनी जल्दी आप कैरियर बना लोगे उतना ही आप लोगों के लिए फायदा है। नहीं बाद में ठन ठन गोपाल देखना पड़ोसी को, वो नौकरी लगेगा, 1-1 लाख रुपया सैलरी उठाएगा और आप लोगों का फिर बाद में जो है दिमाग काम नहीं करेगा। इसलिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है सैलरी। अब तो 8वां वेतन आयोग का आप लोगों को सबसे बड़ा मोटिवेशन को भी बूस्ट मिला है। इसलिए टिको लगो जबरदस्त तरीके से और कैरियर बनाओ। अपन मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज जलवायु की ये अपनी तीसरी क्लास है और सुदर्शन बैच की 13वीं क्लास है। तो जलवायु की तीसरी क्लास है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज के अंदर अपन इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। क्या अपन स्पेशली इसमें वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं, और वो भी कितने? 3 भूगोलवेत्ताओं के अनुसार, जिसमें से नंबर 1 कोपेन, नंबर 2 ट्रीवार्ता और नंबर 3 थॉर्नवेट, सबके अनुसार प्रश्न बनते हैं। अब ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इनके वर्गीकरण पे आधारित सवाल नहीं पूछे हो। इसके अलावा अब नया पैटर्न और आया है इसमें सवाल पूछने का, वो ये है कि कितने जलवायु खंड हैं उनके आधार पे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो वो भी आज अपन इसमें पढ़ लेंगे। यानी कि आज की इस क्लास के साथ आपके पास में ऐसा लगभग कोई प्रश्न नहीं बचा होगा जो एग्जाम में पूछा जाए और आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। साथ ही साथ आप लोग जो है, ये जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है तो मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको दे रखी है ऐप पे, उस पे जाके सभी को प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि वो सभी के लिए जो है सुलभ है, क्योंकि बहुत कम प्राइस के अंदर सेवा के रूप में दी है। तो उस पर प्रैक्टिस जरूर करें। उसमें फिर व्याख्या से और प्रश्न कैसे बनते हैं उसका लेवल वगैरह, और क्लास के अतिरिक्त भी काफी सारी जानकारी व्याख्या में आपको मिलेगी। तो 2 चीजें ध्यान रखें। जैसे रीट की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज पूरी व्याख्या के साथ में दी गई है, तो उसमें आपको जब सबमिट करते हो तो व्याख्या भी देखने को मिलेगी। अभी जो है कल अपन ने आप लोगों को मॉडल पेपर टाइप टेस्ट सीरीज भी दी है, कंप्लीट सिलेबस बेस्ड। ठीक है, जिसमें एग्जाम में जैसे कैसे प्रश्न आते हैं, 30 प्रश्न साइकोलॉजी के, 30 हिंदी के, 60 एसएसटी के, 30 अंग्रेजी के। तो जिनके हिंदी और अंग्रेजी लैंग्वेज है उनके पूरे 150 प्रश्न पे अभ्यास हो जाएगा। संस्कृत वालों के लिए थोड़ा सा नहीं हो पाएगा संस्कृत का, क्योंकि संस्कृत की अपन टेस्ट सीरीज नहीं देते हैं। तो संस्कृत वाले जो है उनके लिए वो 120 नंबर पे अभ्यास कर सकते हैं, उसको अलग से लॉन्च की गई है। तो ये दोनों पैटर्न है, और इस दोनों पैटर्न पे हमेशा अपनी टेस्ट सीरीज आती ही है। पिछले सभी एग्जाम में भी आई थी, इसमें भी आई थी, और पहले भी प्रदर्शन ऐसा था। अब और भी मेहनत ज्यादा की गई तो और भी अच्छा प्रदर्शन होगा। हर एग्जाम की जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड स्कूल व्याख्या था, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सबकी टॉपिक वाइज सभी की टेस्ट सीरीज दी गई है। मस्ट अटेंड द टेस्ट सीरीज। आप लोगों से फिर से कह रहा हूं, जरूर उसे ज्वाइन करना, क्योंकि एक नई ऊर्जा और नया जो है आप लोगों को जोश जुनून मिलेगा और बहुत शानदार आप प्रदर्शन करोगे एग्जाम के अंदर। इसके बाद चलिए शुरू करते हैं साथियों अपनी इस क्लास को। देखो, सबसे पहली चीज जो आप लोगों को समझनी है अब क्या है कि कोपेन, ट्रीवार्ता वगैरह आप देखोगे, डायरेक्ट पढ़ोगे तो उसमें यह होता है कि जैसे जैसलमेर वाला साइड है तो आप लोग पढ़ोगे BWHW, ये जो है इस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्दावली है। तो इन चीजों को पहले समझ लेना है क्यों ये प्रयोग किए जा रहे हैं। तो ये जब समझ में आ जाएगी तो फिर सारा चीज आसान होगा उसको समझने के लिए। अपनी ये चीजें जैसे वन लाइनर के अंदर भी मैंने इस चीज को शामिल किया है, इस सारणी को, कि इसमें क्या है। देखो, जलवायु समूह समझो, एक उप प्रकार समझो जलवायु का, और एक तापमान की उग्रता, जो इनके वर्गीकरण का सबका आधार रहा है, जिसके आधार पे इन्होंने, कोपेन ने, ट्रीवार्ता ने जलवायु को बांटा है। ठीक है, अब देखो इसमें आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जहां पे ए लिखा मिलेगा कैपिटल में, उसका मतलब है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु है। ठीक है, बी यानी कि शुष्क जलवायु है, सी यानी उष्ण शीतोष्ण जलवायु है, डी यानी महाद्वीपीय जलवायु का असर है, और ई यानी ध्रुवीय या शीत जलवायु का असर है। अब इसमें यह होता है कि पूरे विश्व को आधार मान के जो है इन्होंने वर्गीकरण किया, इन्होंने कोई राजस्थान का स्पेशल नहीं किया है। अब इसी के उप प्रकार में देखो तो एस लिखे मिलेगा, यानी स्टेपी यानी अर्ध शुष्क जलवायु है, जो ज्यादातर एस जो है अपने
पतझड़ी वन वगैरह पाए जाते हैं, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में भी ये जलवायु पाई जाती है। डब्ल्यू यानी कि मरुस्थलीय जलवायु है। एफ यानी कि शुष्क मौसम न होना, ठीक है। एम यानी मानसूनी जलवायु है। डब्ल्यू यानी शुष्क शीत, डब्ल्यू जो स्मॉल वाला है वो शुष्क शीत जलवायु, और एस स्मॉल यानी शुष्क ग्रीष्म जलवायु। तापमान की उग्रता एच, ये सारे स्मॉल लेटर है, तो एच यानी गर्म शुष्क, के यानी ठंड शुष्क, ए यानी गर्म ग्रीष्म, बी यानी सीधा ग्रीष्म, सी शीतल ग्रीष्म, डी अत्यंत महाद्वीपीय, एफ ध्रुवीय और टी ध्रुवीय। अब मैंने तो बता दिया, और स्टूडेंट के दिमाग में सीधा आता है कि पहले इसको याद करना पड़ेगा। नहीं करना है, मैं कह रहा हूं नहीं करना है। तो गुरुजी बताया क्यों? बताया इसलिए कि आप लोगों को पता चले कि ये वर्गीकरण जो अपन पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है, कि उसका मतलब क्या है, कि ये किस आधार पे, डायरेक्ट कोई ऐसे ही वर्गीकरण कर दिया गया, ऐसे ABCD लिख दी, नहीं, ये नहीं है। ये वर्गीकरण ऐसे है, फिर इसको जैसे डिटेल में पढ़ो आप, ठीक है। आप कोपेन की पुस्तक पढ़ोगे तो उसके अंदर जो है ये जैसे इस पार्ट में चले गए तो फिर इसके अंदर सारी उसने ए पर इसका वर्गीकरण किया है, फिर इसके अंदर चले गए तो फिर इसके अंदर इसकी जलवायु का सारा के सारा डेटा मिलेगा, इसलिए ये वर्गीकरण है। अब कोई ये वर्गीकरण मैच कर रहा है, ये वर्गीकरण मैच कर रहा है, ये वर्गीकरण मैच कर रहा है, तो इसको मिलाकर जो है उस जलवायु को वहां पे मेंशन किया गया, ये इस तरीके से। इसको रटने की जरूरत नहीं है, या इसको आपको याद ही करना है कि हाँ डब्ल्यू यानी एम मरुस्थल, नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अपने यहाँ पे कोपेन के अनुसार, त्रिवार्ता के अनुसार और थॉर्नवेट के अनुसार 4-4 भागों में राजस्थान को बांटा गया है, और वो 4-4 भाग ही ध्यान रखने, और उसको भी रटने की आवश्यकता नहीं है। मैं याद करवा दूंगा आपको, चिंता मत करो। सीधा तरीका बताऊंगा जो आप लोगों के सीधा ही एग्जामिनर पूछता है और डायरेक्ट याद, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। देखो, अब आता है अपने कोपेन का वर्गीकरण, ठीक है। कोपेन भाई साहब, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोपेन जो है सबसे ज्यादा एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। तो कोपेन का सबसे ज्यादा जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कोपेन का वर्गीकरण। कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया? पहला प्रश्न जो एग्जामिनर पूछता है 4 भागों में, चाहे कोपेन पूछ ले, चाहे थॉर्नवेट पूछ ले, चाहे त्रिवार्ता, 4 भागों में ही है, ठीक है। सामान्य वर्गीकरण पढ़ोगे तो 5 भाग पढ़ने हैं, सामान्य मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। कोपेन के अनुसार 4 भागों में, किसी के भी अनुसार, तीनों के अनुसार इनके पूछे 4 भागों में। अब कोपेन ने वर्गीकरण दिया कब? 1918 में दिया है, लेकिन इसमें एक संशोधन भी किया गया था बाद में, गीगर पॉल ने किया था संशोधन, आप लोगों के किया था 1953 में। 1953 में संशोधन किया था, हालांकि पूछते नहीं है, फिर भी ध्यान रखना। यह पूछा जाता है कि वर्गीकरण इसने कब दिया है, कोपेन ने अपना वर्गीकरण जलवायु के बारे में कब दिया है, ये पूछते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना 1918। वर्गीकरण का आधार क्या था? तो देखो, तापमान था, वर्षा था, वनस्पति था, इसके आधार पर इसने वर्गीकरण किया है। अब यही चीजें देखो अभी यहां वर्गीकरण में अपन ने पढ़ा, ठीक है। तापमान था इसका, फिर इसके जो है अपने ये देखो वर्षा था, और अपने वनस्पति था, तो इसके आधार पर मिश्रित करके इसने जो है ये वर्गीकरण दिया है, ठीक है। आप लोगों को इसके अंदर मैप ध्यान रखना पड़ेगा, जो अभी अपन नेक्स्ट स्लाइड पे लेने वाले, चिंता मत करो, ठीक है। यहां पे अपने ध्यान रखना है कैसे याद रखा जाए उस चीज को। तो आप लोगों को ये तो पता है कि जैसे डूंगरपुर आ गया तो डूंगरपुर राजस्थान के दक्षिण में, ये पता है आप लोगों को। मान लीजिए नागौर आ गया तो ये पता है कि मध्य के अंदर है। बीकानेर आ गया तो आपको यानी कि पश्चिम की तरफ जाना है। टोंक आ गया तो मैदानी भाग की तरफ जाना है, ये तो ध्यान है। इसको बोला जाता है प्रतिनिधि, ठीक है, कि इस प्रकार की वायु जो ये जलवायु है, इसका प्रतिनिधि नगर कौन सा है या प्रतिनिधि क्षेत्र कौन सा है, वो ध्यान में रह गया तो उसके आसपास के जिले अपने को ध्यान रह जाते हैं और अपना सवाल हो जाता है सही। तो प्रतिनिधि क्षेत्र जो है वो याद करो, सबसे बढ़िया तरीका है प्रतिनिधि क्षेत्र याद करो। जैसे कि अब देखो AW, यहां पे क्या आ रहा है AW। अब ये मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे याद करना है, ठीक है, मैप पे बताऊंगा अभी। AW यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु है। AW का मतलब है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, और इसका प्रतिनिधि क्षेत्र जो जिला है वो है डूंगरपुर। अब मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि जहां से कर्क रेखा गुजर रही है वहां जलवायु होगी उष्ण, ठीक है। उसके ऊपर यानी कि कर्क रेखा से ऊपर आ जाओ राजस्थान में तो उपोष्ण, ठीक है, उपोष्ण हो जाइए, उपोष्ण, ठीक है। तो यहां पे कर्क रेखा निकल रही है, AW है, डूंगरपुर इसका प्रतिनिधि है। BSHW ये है अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु, ठीक है, अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु जो अरावली के आसपास वाले क्षेत्र में। तो ये अरावली कहां है? मध्य राजस्थान का कौन? अरावली राजस्थान के मध्य से निकलती है, और राजस्थान का मध्य में कौन है? नागौर है, इसका प्रतिनिधि याद रखो। BWHW
इसको बोला जाता है उष्ण मरुस्थलीय। अब यहाँ पे क्या शब्द आ गया, मरुस्थलीय, ठीक है, या उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। तो यहाँ पे आएगा बीकानेर, इसका प्रतिनिधि जिला है। आप लोग कहोगे जैसलमेर क्यों नहीं है, क्योंकि कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार बीकानेर है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। CWG, और यहां पे ध्यान रखना शुष्क शीत या उपाद्र जलवायु, शुष्क शीत या उपाद्र जलवायु। अब यहाँ पे प्रतिनिधि जिला क्या है, टोंक, यानी कि अपने को सीधा ध्यान रख लेना, टोंक है, यानी कि यहाँ पे मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, मैदान इसके अंदर आ जाएगा। तो ये तो है भाई डायरेक्ट याद करने वाला तरीका कि प्रतिनिधि जिला याद करो। दूसरा तरीका जो है मैप पे मैं बताऊंगा आप लोगों को, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अब बढ़ते हैं। देखो मैप पे याद करना है अब यही चीज, ठीक है। अब देखो CWG का क्या पढ़ा, टोंक पढ़ा, ठीक है। BSHW का क्या पढ़ा, नागौर पढ़ा। BWSW का अपन ने क्या पढ़ा, बीकानेर पढ़ा। और AW उष्ण जलवायु का अपन ने यहाँ पे ये बांसवाड़ा लिखा हुआ है, डूंगरपुर ध्यान रखना है, ठीक है। बांसवाड़ा नीचे है, यहाँ पे ध्यान रखो डूंगरपुर, ठीक है, डूंगरपुर, ठीक। अब देखो इसको समझो अब बढ़िया तरीके से, ये चीजें पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले यहाँ पे देखो, अब यानी कि 2 बार W जिसके अंदर आ रहा है, अपने क्या ध्यान रखना, B तो है ही, ठीक है, और क्या आ रहा है, BWHW, BWHW। अब यानी 2 W आ रहे हैं, ठीक है, 2 W जहां आ रहे हैं, जहां पे 2 बार W है, उसको ले जाना सीधा पश्चिम के अंदर। अपने क्या ध्यान रखना है, सीधा पश्चिम के अंदर ले जाना है। कि 2 W है, वाइंड बहुत ज्यादा है, वाइंड बहुत ज्यादा है, विंड की गति ज्यादा है, तो सीधा उड़ा के लेगी पश्चिम में। 1 W कम हुआ तो थोड़ा सा इससे इधर आ जाओ, 1 W कम हुआ, BSHW, यहां था BWHW, यहां BSHW, S आ गया है स्टेपी जलवायु, आ जाओ थोड़े से नीचे की तरफ। अब CWG, और G का मतलब अपने ध्यान रखना है ग्राउंड। क्या ध्यान रखना है, ग्राउंड, ग्राउंड यानी मैदान, ग्राउंड यानी मैदान। या G का मतलब आप ऐसे ध्यान रख लो, गंगा, और गंगा नदी है तो मैदान होगा, ठीक है। वैसे भी ये यहाँ का जो मैदान है ये उसका हिस्सा भी माना जाता है, गंगा यमुना के मैदान का। तो यहाँ G से ध्यान रखो कि अपने ग्राउंड है और मैदान में आ जाना है, यानी टोंक में आ जाओ, ठीक है। क्या आ जाना है, अपने टोंक में आ जाओ, अपने मैदानी क्षेत्र में आ जाओ और टोंक में आ जाओ। और AW बचेगा तो देखो यहाँ वाला क्षेत्र भी है और यहाँ वाला भी है, यानी कि एक A इधर लिखो, एक W इधर लिखो, AW, ठीक है। AW यानी कि 2 क्षेत्र है, 2 बढ़िया फिक्स, लेटर फिक्स करने के 2 क्षेत्र है। एक A यहाँ पे आ रहा है और W यहाँ आ रहा है, ये बढ़िया क्षेत्र बचे हैं अपने पीछे, एक एक लेटर फिक्स कर दो, AW। बस उनको कम 2 W जिस तरफ आ रहे हैं सीधा पश्चिम में ले जाओ, विंड की गति ज्यादा है, सीधा पश्चिम में ले जाओ। 1 W कम हुआ तो बीच में आ गए, S लग गया यानी स्टेपी जलवायु है, G लगा यानी ग्राउंड, मैदान में आ जाओ। और 2 खांचे फिट हो रहे हैं एकदम, A और W। ये हो गया आप लोगों के मैप कॉपेन का बिल्कुल अंदर जो है क्लियर। क्या हाँ गुरुजी अब तो कोई समस्या नहीं, अब आंख बंद करके इमेजिन करो, याद करने का तरीका बता रहा हूं। आंख बंद करके इमेजिन करो कि BWSW, ठीक है, यानी कि 2 W है, विंड ज्यादा है, गए पश्चिम में। 1 W कम हो गया, विंड कम हो गई, S लग गया, स्टेपी जलवायु आ गए बीच में, मैं थोड़े सी अर्ध शुष्क वाले क्षेत्र में आ गए। फिर के CWG, G यानी ग्राउंड, ग्राउंड यानी मैदान, मैदान यानी टोंक, टोंक और टोंक के आसपास यानी जयपुर सब आ गए इसके अंदर। AW 2 खांचे बचे हैं, एक जगह A बिठा दिया, एक जगह W बिठा दिया, दैट्स ऑल। ये कोपेन का वर्गीकरण याद, कोई ऐसा पहाड़ जैसा काम नहीं है। अब समझो यहाँ पे ये चीज AW, इसके अंदर क्या आ रहा, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु है, ठीक है। अब उष्ण कटिबंधीय भी है और आर्द्र भी है, इसलिए ये दोनों यहाँ पे आएंगे। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, झालावाड़ इसके अंदर आते हैं। BSHW यानी कि S यानी स्टेपी, ध्यान रखना अर्ध शुष्क जलवायु है। इसमें देखो कौन कौन से आ रहे हैं, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, डीडवाना, कुचामन, फलोदी, जोधपुर, अपने जोधपुर भी इसके अंदर आएगा। अब ग्रामीण हट गया, ठीक है, ग्रामीण हट गया। सीकर, झुंझुनू, दक्षिणी पूर्वी गंगानगर और हनुमानगढ़ का कुछ भाग, यानी कि सबसे ज्यादा क्षेत्र देखो आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। BWHW यानी 2 बार W आ रहे हैं, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है, ठीक है। जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर, फलोदी, उत्तरी पश्चिमी जोधपुर, श्री गंगानगर, बाड़मेर, बालोतरा का कुछ भाग, ठीक है। ये आएगा आप लोगों के, यानी क्षेत्रफल के आधार पर बड़े जिले देखोगे तो वो इसके अंदर आ जाएंगे। CWG शुष्क शीत या उपाद्र, अब मैदानी और अरावली के पूर्वी जिले इसके अंदर आएंगे। G यानी ग्राउंड, ध्यान रखो, बस ये है आप लोगों के वर्गीकरण। मैप पे ध्यान रखना, बढ़िया तरीके से एग्जामिनर ऐसे ही पूछता है।
कौन सा जिला किसके अंदर जा रहा है, ये ध्यान रखना है। कोपेन का वर्गीकरण आपको याद, कोई रॉकेट साइंस लगाने की आवश्यकता नहीं है। स्क्रीनशॉट लो। बस जैसे ये याद किया है वैसे थॉर्नवेट भी याद होगा, वैसे ही अपने को त्रिवार्ता भी याद होगा, बस काम खत्म। थॉर्नवेट के अनुसार जलवायु वर्गीकरण, देखो थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान के, फिर वापस ध्यान रखना 4 है और इसने दिया है 1931 में वर्गीकरण। इसके वर्गीकरण का आधार वनस्पति है। कई पुस्तकों के अंदर वर्षा वगैरह ये भी दे रखा है, ठीक है, लेकिन मुख्य आधार इसका दे रखा है वनस्पति, ये ध्यान रखना है। अब इसमें थोड़ी सी शब्दावली चेंज है, ठीक है। इसमें क्या है कि W आप लोगों को कॉमन दिखेगा और ABCD ज्यादा प्रयोग किया है, जैसे कि देखो CAW उपाद्र शुष्क व आर्द्र जलवायु है, ये डूंगरपुर वाला क्षेत्र है। DAW उष्ण आर्द्र अर्ध शुष्क जलवायु है, अजमेर प्रतिनिधि क्षेत्र है। DBW मध्य तापीय अर्ध शुष्क मिश्रित जलवायु है, अपने बीकानेर है। और EAD शुष्क कटिबंधीय या मरुस्थलीय जलवायु है और जैसलमेर इसका प्रतिनिधि नगर है। अब यही चीज अपने मैप पे समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखो अपने ध्यान रखना है कि ABCD का प्रयोग इसमें ज्यादा हुआ है। ABCD का प्रयोग ज्यादा हुआ है। अपने किसी को मतलब अल्फाबेट पूछने हैं तो भी अपन क्या कहते हैं कि ABCD सुना। बच्चे को पूछना है तो अपन क्या कहते हैं, ABCD सुना। अब वो ABCD बोल के ही चुप रह जाता तो अपन क्या, इसको आती नहीं है, क्योंकि ABCD सुना का तो ABCD EFGH पूरा आना चाहिए उसको, Z तक 26 लेटर पूरे आने चाहिए। तो वो ABCD सुनाई कहते तो अपना ध्यान का रहता है ABCD पे ही रहता है, ठीक है, ABCD ध्यान रहता है। अब देखो टाबर ABCD मत ध्यान रहे, ई मत ध्यान रही कौन, ठीक है। तो ई जो है नाराज होके चला गया मरुस्थल के अंदर। ई कहा चला गया, ई पे ध्यान नहीं। ऐसे थोड़ी कहते ABCD ई सुना, कभी नहीं कहते, कहने का है ही नहीं, ठीक है, तरीका ही नहीं है, इजाद ही नहीं हुआ आज दिन तक। ऐसे कहते ABCD सुना, टाबर ABCD सुना, ABCD ई सुना कभी हुई हो कहीं के ABCD ई सुना नहीं कहेंगे। तो ई हो गया नाराज भाई साहब के, मैं भी तो 4 लेटर के बाद में 5वां मैं ही हूं, तो ई हो गया नाराज, ई चला गया मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो अपने ध्यान रखना EAD। बाकी में देखो ABCD ये आएंगे सब ज्यादातर, ये यहाँ पे ABCD कंटिन्यू आ रहे हैं, उनको यहाँ पे अपने जमाने हैं, ठीक है। ABCD वालों ने ये जगह पूरी छाप ली और ई चला गया साइड में। तो EAD जलवायु जो है वो है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, जैसलमेर प्रतिनिधि जिला है, ठीक है। फिर देखो अपने क्या है, ए सबसे मेन लेटर कौन सा होता है, ए, तो उसने ले ली जगह बहुत ज्यादा, सेंटर में कब्जा कर लिया। तो ध्यान रखो DAW, क्या DAW, ए वाला आ गया सेंटर में, बी ऊपर सी नीचे। ए आ गया सेंटर में, मध्य ले लिया, जगह ले ली, और बी ऊपर सी नीचे, तो DBW ऊपर और CAW नीचे। अब देखो AW तो नीचे था ही, कोपेन में भी देखोगे आप तो AW नीचे था, यहां पे सी लग गया, यहां पे सी लग गया, बस इसको ऐसे याद रखो। डी ऊपर चला गया तो बी ऊपर चला गया, DBW ऊपर, DAW नीचे। याद करने का तरीका बता रहा हूं। अब ये क्या है, ए क्या है, बी क्या है, डी क्या है, ई क्या है, ये चीज अपन पहले समझ चुके। यहां पे अपन ने समझ ली कि ये क्यों आ रहा है। अब मैं आप लोगों को याद करने का इजी तरीका बता रहा हूं कि इसको याद ऐसे रखो। अपन ने कंसेप्ट समझ चुके हैं। अब एग्जाम में जो है आप लोगों के ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, कंसेप्ट नहीं पूछे जाते। यदि आप RS मेंस लिखने बैठोगे तो आप लोगों को कंसेप्ट लिखना है। यदि आप कैसा एग्जाम दे रहे हो, यहाँ पे ये जो लिखे हुए हैं सारे के सारे, ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। इसमें आप लोगों को उत्तर दे रखा होता है 4 ऑप्शन में, आप लोगों को सही उत्तर बनना है। उसका तरीका है, बेस्ट तरीका आप लोगों को बता दिया। अब आओ फिर वापस अपने डिटेल पे कि CAW में क्या आ रहा है। अब CAW यानी नीचे है, पहले बता दिया आप लोगों को, ठीक है। उपाद्र शुष्क एवं आर्द्र जलवायु है। देखो इसमें उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, झालावाड़, कोटा, बारा, यानी हड़ौती और मेवाड़ पूरा का पूरा इसके अंदर है CAW में। DAW में क्या आ रहा है, DAW यानी सबसे अधिक क्षेत्र है। ए वाले ने बीच में जगह घुसा दी है, देखो बीच में सबसे ज्यादा। यह है उष्ण आर्द्र या अर्ध शुष्क जलवायु। इसके अंदर आगे आर्द्र शुष्क जलवायु भी आप कह सकते हो। इसमें देखो जोधपुर, फलोदी, जालोर, पाली, सिरोही, उत्तरी उदयपुर, दक्षिणी बीकानेर, दक्षिणी चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, कैरतल, तिजारा, जयपुर, दौसा, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सबसे ज्यादा जिले सेंटर में DAW के अंदर सबसे ज्यादा है, ठीक है, ये ध्यान रखना।
DBW मध्य तापीय अर्ध शुष्क या मिश्रित जलवायु है। इसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, यानी कि इसके अंदर आप लोगों के कौन सा है, बिग चूहा है, बिग चूहा है इसके अंदर, बीकानेर संभाग है इसके अंदर। EAD ये तो साइड में चला गया था, शुष्क कटिबंधीय मरुस्थलीय, तो देखो जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर, फलोदी, पश्चिमी बीकानेर, पश्चिमी क्षेत्र है, ई साइड में चला गया था। उगो काम अपारे क्यों, थॉर्नवेट को भी काम उगो कंप्लीट, और ये हो गया याद, ले स्क्रीनशॉट। हो गया ना। अरे जीके तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो चुका है अब, क्योंकि जीजीडी है तो मुमकिन है। देखो टावरों, अब आया भाई साहब त्रिवार्ता। अब क्या है, त्रिवार्ता। राजस्थान की जलवायु को इन्होंने भी 4 भागों में ही बांटा है। त्रिवार्ता ने वर्गीकरण दिया वनस्पति और वर्षा के आधार पे। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं किया है। अब इसको कोपेन से आप तुलना करो सीधी की सीधी। कोपेन में क्या था, AW डूंगरपुरी था सबसे नीचे वाला, ठीक है। वहां क्या था, BSH और एक W एक्स्ट्रा लगा हुआ था, BW और HW एक W एक्स्ट्रा था, ठीक है। और CWG था, उसकी जगह CAW कर दिया। इसकी जगह कोपेन में क्या था, CWG था, ठीक है। C वाला ही था लेटर, तो CWG था, यहां CAW दे दिया बस। बाकी पूरा का पूरा कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार देख लो। प्रतिनिधि जिले आप लोगों के वहां पे बीकानेर दे रखा है, यहाँ जैसलमेर है, बस बाकी कोई नहीं, सेम टू सेम ही है। यानी कि कोपेन वाला याद किया है ना, त्रिवार्ता वैसे भी आप लोगों को याद हो जाएगा। बस इसमें यह ध्यान रखना है अपने कि इसका जो सेंटर वाला BSHW है ना क्षेत्र, वो ज्यादा है, ठीक है। और थोड़ा सा मतलब मैप में अंतर आएगा, तो ये ध्यान रखना। ये मिटा देता हूं क्योंकि ये मैंने समझाने के लिए आपको कि कोपेन से आपको ध्यान रखना है। ये मैप अपन ने पुराना ही लिया, लेकिन इससे समझ में अच्छे से आएगा, 33 जिलों वाला लिया, ठीक है। अब देखो इसका जो वनस्पति इसके वर्गीकरण का आधार है। अब देखो BWH मरुस्थलीय वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये आ गया इसके अंदर आप लोगों के यहां से। फिर अपने जो है सबसे बड़ा क्षेत्र इसके अंदर आता है अपने ये BSH जलवायु, ठीक है। ये जो पर्पल कलर दिख रहा है आपको, ये सबसे अधिक है, ये सबसे अधिक इसके अंदर दे रखा है, ठीक है टाबरो, ध्यान रखियो। इनके बाद देखो आपने क्या है, CWG बटा होना अट है CAW, ठीक है। यानी वो ग्रीन कलर को अपने ये यहाँ पे G से ध्यान रखना, यहाँ पे दे रखा है ग्रीन कलर, G से आप लोगों को बताया था ग्राउंड, तो ये आ गया इसका जो है प्रतिनिधि जिला जो है ना, वो यहाँ पे सवाई माधोपुर है, वहां पे कोपेन में अपन ने टोंक पढ़ा था, ठीक है। AW यहाँ फिक्स बैठता है ये A, और यहाँ पे ये W सीधा बैठता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, CAW है। अब यहाँ पे जो है CA को बिठाना पड़ेगा, अकाउंट थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे ये ध्यान रखना। बस बिल्कुल आसान है, बाकी चीजें बहुत आसान है। ले स्क्रीनशॉट। यानी कोपेन वाला आप लोगों ने देखो, ये कोपेन वाला याद किया ना आप लोगों ने, ये कोपेन वाला याद किया है, सेम ऐसा का ऐसा आप लोगों के इसमें भी अपने ये इसके अंदर त्रिवार्ता में भी सेम ऐसा ही है। बस कुछ नहीं है इसमें ज्यादा, जो है AW वाला अपने नीचे लेना ही है। CAW की जगह CWG था, यहाँ पे एक W एक्स्ट्रा लगा हुआ था, बस कोपेन में ये अंतर था। कोपेन में ये अंतर आप लोगों के था। बहुत आसान है, मैं कह रहा हूं ना, इतना मतलब आप लोगों के आनंद वाला काम है इसके अंदर, जिसकी कोई हद नहीं। क्लियर कर देता हूं थोड़ा ना। ले स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कृषि जलवायु क्षेत्र पढ़ने अपन को, ठीक है। भारत को जो है योजना आयोग ने 1988 में 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा है, और राजस्थान के कृषि जलवायु क्षेत्र है 10। राजस्थान के कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, 10 है, ठीक है। इसमें से देखो एक तो आप लोगों को सबसे बड़ा ध्यान रखना है, सबसे बड़ा ध्यान रखना है, और एक सबसे छोटा ध्यान रखना है। ये अक्सर पूछे जाते हैं। इसके अलावा बाकी ये वर्गीकरण तो है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा पूछे ना तो ऐसे कहना OIC, क्या कहोगे,
ओ आई सी ऐसे कहते हैं ना इंग्लिश में। तो अपने भी ये यहाँ पे ये ध्यान रखना आई सी यानी फर्स्ट सी, ठीक है, फर्स्ट सी। और भाई किन्ने घर में 4 टावर है, किन्ने घर में एक व्यक्ति है। अब गणित पढ़ाते हैं तो मानते हैं कि मान लो व्यक्ति ए व्यक्ति बी, किसी व्यक्ति बी के घर में 4 टावर है, तो सबसे छोटा टावर कौन सा हुआ, कि सबसे छोटा टावर चौथे नंबर का हुआ 4B, ठीक है, सबसे छोटा टावर जो है चौथे नंबर का हुआ 4B। ये देखो आईसी जो है ना ओ आईसी ये सबसे बड़ा क्षेत्र है इसके अंदर, और अपने चौथे नंबर वाला जो टावर है ये 4B ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है। तो सबसे पहली चीज तो वह याद करो जो सबसे ज्यादा पूछे एग्जामिनर, सबसे बड़ा कौन सा है, ओ आईसी। आप मुझे सबसे बड़ा पूछ रहे हो, ठीक है, याद होगा। ये सबसे छोटो क्यों है, कि माना कि व्यक्ति बी के 4 टावर है, उसमें सबसे छोटा है कौन सा बताओ, तो के 4th नंबर का ओ 4B, ठीक है, वो बी के टावर चौथो है, वो सब छोटो है। और यही करीब है, पर मतलब क्लास में आया तो थाने याद है चीज, बिंगे बाद में थाना अटे देखने री फप्पा मारने री जरूरत है कौन, ठीक है। लो अब क्या है, अब की कौन, अब डायरेक्ट पढ़ना है 1A या आई पढ़ लो इसको, या आप ये 1 पढ़ लो, ठीक है, 1 होता है, वैसे आई पढ़ लो तो भी क्या रोमन संख्या में। शुष्क पश्चिमी मैदान है। अब शुष्क पश्चिमी मैदान सीधा ध्यान होना चाहिए कि कैसा होगा, यहाँ पे बाड़मेर जोधपुर थे, ठीक है। अब जो है यहाँ पे ये देखो नए के अनुसार करेक्शन कर लेना, अब 41 जिलों के अनुसार इसको जहां जहां आप लोगों को लिखा हुआ है चौकड़ी मार देना, ठीक है। और ये शहर लिखा हुआ है इसको भी चौकड़ी मार देना, तो यानी कि ये कट जाएगा, ये एक ही रहेगा। हाथों हाथ में संशोधन भी करा रहा हूं, जैसे जहां अनूपगढ़ लिखा मिलेगा उसको कर देना चौकड़ी, बस हाथों हाथ कैसे संशोधन करना वो भी बता रहा हूं। अब नवगठित जिलों से पहले अपने जो है बाड़मेर और जोधपुर थे, अब इसके अंदर बाड़मेर बालोतरा तो नया अभी भी है, ठीक है, जोधपुर फड़ोदी अभी नया बना है वो भी आ गया इसके अंदर। मृदा कैसी होगी, यहाँ मरुस्थलीय मृदा होगी और बालू का स्तूप यहाँ पाए जाएंगे। फसलें कैसी होगी, यहाँ खरीफ और रबी दोनों फसलें, खरीफ के अंदर देखो बाजरा मोठ तिल, रबी के अंदर गेहूं सरसों जीरा सारी चीजें पूछते हैं, कूट वाले प्रश्न आते हैं आजकल, ठीक है, कंसेप्ट वाले के इस जलवायु क्षेत्र के अंदर ये विशेषताएं हैं या नहीं है, ये सारी। IB यानी कि उत्तरी पश्चिमी 1B के अंदर ध्यान रखो, उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र। अब सिंचाई क्या हो रही है, तो वहां पे कैसी मृदा होगी, जहां पे सिंचाई हो रही है जलोढ़ मृदा होगी, लवणीयता से युक्त भी होती है। और सिंचाई सबसे ज्यादा कहां है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। तो गंगानगर हनुमानगढ़ ध्यान रखो, अनूपगढ़ हो गया वापस कैंसिल, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे इसके अंदर फसलें देखते रहना, कपास ग्वार, रबी के अंदर गेहूं चना सरसों, ठीक है। आईसी अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। अब इसमें खरीफ में बाजरा गवार मोठ उगाते हैं, रबी में गेहूं सरसों चना ज्यादा है। यहाँ पे भी मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, ठीक है, मरुस्थलीय मृदा है। और जिले जो है पहले नवगठन से पहले जो है बीकानेर जैसलमेर चूरू। अब ध्यान रखो अभी भी यही है बीकानेर जैसलमेर चूरू, क्योंकि इनसे ज्यादा टूट के बने ही नहीं है, इनसे टूट के ज्यादा बने ही नहीं है। ले स्क्रीनशॉट, ये जलवायु वाली जो सारणी है ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। फिर देखो सेकंड बी, अंतर स्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती क्षेत्र। इसमें फसलें हैं, खरीफ में बाजरा दलहन ग्वार, रबी में गेहूं सरसों जीरा। अरे रबी में गेहूं सरसों जीरा ही ज्यादातर उगाते हैं और ज्यादातर एग्जामिनर पूछता भी यही है। नवगठन से पहले देखो नागौर सीकर झुंझुनू व चूरू जिले का कुछ भाग था। अब नागौर सीकर झुंझुनू कुचामन डीडवाना नीम का थाना को करो कैंसल, क्योंकि ये हट गया है। चूरू जिले का कुछ भाग ऐसे कैसे रहेगा। सेकंड बी में लूणी नदी का अंतर्वर्ती क्षेत्र, लूणी यानी कि अपने गोडवाड़, लूणी को नाम आवे तो ध्यान रखना कि गोडवाड़ है, ठीक है। इन खरीफ में देखो बाजरा गवार तिल है, रबी में गेहूं सरसों जीरा है। मिट्टी केड़ी है, यहाँ पे मिट्टी देख लेना, ठीक है। ये जो है सेकंड ए के अंदर रेतीली चूना युक्त और उथली लाल मृदा है। यहाँ पे लाल मरुस्थली मृदा और सिरोज मृदा पाई जाती है। यहाँ कौन कौन से है देखो, जालोर पाली सिरोही जोधपुर जिले कुछ भाग, इससे पहले गठन से पहले। अब जालोर पाली सिरोही का कुछ भाग और जोधपुर ग्रामीण हटा देना, जोधपुर का कुछ भाग ही रखना, ये सेम है एज इट इज। थर्ड ए अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी, पूर्वी मैदान आया है, यानी कि देखो कौन कौन से, जयपुर अजमेर दौसा और टोंक। अब ये शहर और ग्रामीण जहां लिखे हुए उनको हटा देना है अपने, ठीक है। और अजमेर दौसा टोंक, ये केकड़ी को भी हटा देना, ब्यावर का कुछ भाग ऐसे ही रहेगा, दूदू को भी हटा देना, कोटपुतली बहरोड का कुछ भाग और ये रहेगा। ऐसे करना। आप लोगों के पास में चाहे कोई भी किताब है, आप अपने लेवल पे भी संशोधन कर सकते हो। जब हमारे लिए आसान है करना, तो आप लोगों के लिए और भी आसान है, क्योंकि आज की तारीख में आप हमसे भी ज्यादा पढ़ते हो।
ये शाश्वत सत्य है, आप हमसे ज्यादा जानते हो। बस ये है कि अभी आप लोगों के पास में नौकरी नहीं है और आप लोग पढ़ाने भी लग जाओ तो कोई देखेगा नहीं, लेकिन एक्चुअल में यही होता है। जब हम भी पढ़ते थे तो हमको पढ़ाने वाले टीचर से कहीं ज्यादा जानते थे और कहीं ज्यादा पढ़ते थे। जो चीज कोई भी टीचर कम एक्सेप्ट करेगा कि हाँ ये ऐसे थोड़ी होता है, मैं एक्सेप्ट करता हूं क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूं। ठीक है, आप बहुत ज्यादा जानते हो, बस ये है कि नौकरी लेनी है पड़ेगी, बस, बाकी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि क्षमताएं आपके अंदर कम है। यहाँ पे ध्यान रखना, खरीफ में बाजरा, ग्वार, ज्वार, रबी में गेहूं, चना, सरसों है ही। पूर्वी भाग में तो सिरोज में मिट्टी पाई जाती है, पश्चिमी उत्तरी भाग में चूने वाली मृदा होती है। ठीक है, चूनी मृदा। इसके बाद में देखो ये अंतिम स्लाइड 4A, अर्ध या उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। खरीफ में देख लो मक्का, दलहन, जवार है, रबी में गेहूं, चना है। मिट्टी है या जलोढ़ और पर्वतीय मृदा है। इसमें क्षेत्र कौन सा है? भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर एवं सिरोही का। वो नवगठित जिलों में भी सेम रहेगा। ठीक है, ये 4B सबसे छोटा वाला है, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। खरीफ में देखो मक्का, चावल, ज्वार एवं उड़द, रबी में गेहूं, चना। मृदा कैसी है? लाल पर्वतीय ढालों पर उतली मृदा, और लाल मृदा पर्वतीय ढालों पर और उतली मृदा घाटियों में। क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। इसमें सलूम्बर और जुड़ जाएगा नए जिलों के अनुसार, बाकी वही है। ठीक है, 5वां देखो इसके अंदर क्या है? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। खरीफ में ज्वार और सोयाबीन, रबी में गेहूं, सरसों। मिट्टी कैसी है? क्योंकि देखो यहाँ क्या है? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी, तो यहाँ पे काली और जलोढ़ चिकनी मृदा पाई जाएगी। क्षेत्र कौन सा? हड़ौती वाला, कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर। ठीक है, ये का ये रहना है क्षेत्र, ये का ये, पुराने के अनुसार नए के अनुसार यही रहना है। ठीक है, ले आओ स्क्रीनशॉट। ये हुआ। अभी इसकी आखिरी स्लाइड है, क्लास की आखिरी स्लाइड नहीं है, क्योंकि क्लास में अभी जो है अकाल पढ़ाने आप लोगों को। ये अपने फैक्ट के माध्यम से दिए भी थे आप लोगों को। राजस्थान में पढ़ने वाले प्रमुख अकाल और पूछे जाते हैं, अकाल पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, देखो अन्न काल किसे कहते हैं? अन्न अकाल के कृषि उपज जहां पे नहीं होती। जल अकाल, जहां जल का अकाल पड़ जाए। तृण काल, तृण यानी घास, तृण यानी चारा, घास। ठीक है, तो घास और चारे का अभाव। त्रिकाल, ये तीनों ही पड़ जाए तो तीनों का है जो त्रिकाल। ठीक है, महाकाल यानी कि महादेव बाबा अपने महाकाल। ठीक है, भक्त हो महाकाल का कहते हैं। फिर देखो 40 अकाल, ये जो है आप लोगों के 1783 में पढ़ा था। अब ये इनके टाइम पीरियड पूछते हैं। पंचकाल, ये पढ़ा था 1812-13 में। 56वां काल, विक्रम संवत 1956 में पढ़ा तो नाम पड़ गया 56वां काल। वैसे 1899 ईस्वी सन ये था। सहसा बहादुरशाह काल, ये विक्रम संवत 1899 और 1900 में पढ़ा था। मैक्रो ड्राउट काल 2002-2003 में, इसे वृहत काल भी कहते हैं। और स्थायी पावना, अनावृष्टि के कारण उत्पन्न काल है। ठीक है, स्थायी पावना कह दिया कि अनावृष्टि यानी कि वर्षा जो है अपने हो ही नहीं रही। अतिवृष्टि ये बहुत होती है, अनावृष्टि होती नहीं है, तो वो जो है स्थायी पावने हो जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में स्थायी पावने हो गए अकाल। तो ये मैन अकाल से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं ये भी ध्यान रखना है ना, क्योंकि अपने डिटेल वाली देखो कंटिन्यू क्लास डिटेल के साथ में, कंसेप्ट के साथ में, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, सिर्फ अपने जीजीडी पे ही आप लोगों को पूरे कोर्स मिलेंगे पूरे राजस्थान में। बाकी में होता ही है कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न और थोड़े बहुत सैंपल क्लासें वगैरह सब जगह मिलती है, पर हर कोर्स के लिए डेडिकेटेड तो सिर्फ यहां मिलेगी। तो बिना कहे सभी विद्यार्थियों तक शेयर भी कर देनी, सब्सक्राइब भी कर देना, और सभी को जो सपोर्ट करना ही है, क्योंकि जितना आप लोगों ने सपोर्ट किया हमने डबल आप लोगों के लिए मेहनत की है। ठीक है, पहले मैं अकेला करता था, अब टीम के कई सारे सदस्य जुड़ गए हैं और वो भी कर रहे हैं और आने वाले समय में और करेंगे। बढ़िया, तो शेयर जो है वो रुकना नहीं चाहिए। अभी एक बार स्क्रीनशॉट लो आप। और मैं याद भी नहीं आता कहना कि शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, फलाना ढिमका, लेकिन आप लोगों को तो ध्यान है कि करना ही चाहिए, तो भूला मत करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर लिया करो बिना कहे। ठीक है, ये क्लास हो गई आपके पूरी, जलवायु हो गई है पूरी। अब जो है इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक मैं देखूंगा कौन सा है वो अपन पढ़ेंगे। आज गुरुवार है ना, कल शुक्रवार एक क्लास और आएगी सप्ताह की, फिर वापस सोमवार को। ये सारा अपना शेड्यूल है ही है। बढ़िया तरीके से पढ़ो, अच्छे से आगे बढ़ो। बढ़िया रीड प्री जो दे रहे हैं वो 60% पे फोकस करना, और 60% में आप लोगों को साइकोलॉजी, हिंदी वगैरह इन पे भी ध्यान देना है, क्योंकि मेन वहां पे ध्यान दोगे तभी आप लोगों के बेड़ा पार होगा। चतुर्थ श्रेणी वाले ये जो टेस्ट सीरीज आप लोगों को बैकग्राउंड में दिख रही है, इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, फिर सीटें फुल होगी, बाद में पछताओगे। ठीक है, 31 दिसंबर 2025 तक वैलिडिटी है, तब तक आप लोगों के एग्जाम हो जाएगा। चलिए, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में।
अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।